डेविड गॉगिन्स एक रिटायर्ड नेवी सील हैं और पूरा यूएस आर्म्ड फोर्सेस में अकेले आदमी हैं जिसने सील ट्रेनिंग, यूएस आर्मी रेंजर स्कूल और एयर फोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर ट्रेनिंग तीनों कंप्लीट किया है। गॉगिन्स ने 60 से ज़्यादा अल्ट्रा मैराथन, ट्रायथलन और अल्ट्रा ट्रायथलन में हिस्सा लिया है। कई बार नए कोर्स रिकॉर्ड बनाए हैं और मोस्टली टॉप 5 में फिनिश किया है। ये पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी रहे हैं। 17 घंटे में 4030 पुलअप्स कंप्लीट किए थे। आज वो बहुत डिमांड में पब्लिक स्पीकर हैं। अपनी कहानी फॉर्च्यून 500 कंपनीज, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम्स और लाखों स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर चुके हैं। आइए उनकी इस किताब कांट हर्ट मी को समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे हैं सिलेबस विद रोहित। आप अभी ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो बहुत कंफर्टेबल है और अगर ऐसे ही रहा तो अपना असली पोटेंशियल कभी नहीं समझ पाएंगे। ये मिशन सोलो है, सिर्फ आप करेंगे, कोई और आपके साथ नहीं है। आपको अपना माइंड फ्री करना है, विक्टिम वाली सोच हमेशा के लिए छोड़नी है, अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी उठानी है, एक मजबूत फाउंडेशन बनाना है। इस किताब को पूरा समझिए, सारे टेक्निक्स को ध्यान से समझिए। 10 चैलेंजेस दिए हैं मैंने, सब एक्सेप्ट करिए और बार बार करिए। बस बार बार करने से आपका माइंड स्ट्रांग बनेगा। अगर आप सच में पूरा एफर्ट डालेंगे तो दर्द होगा। यह मिशन अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए नहीं है। यह मिशन सच में बेटर बनने के लिए है और दुनिया पे ज्यादा अच्छा असर डालने के लिए है। थक जाने पे मत रुकिए, तब रुकिए जब काम पूरा हो जाए। ये एक हीरो की कहानी है और वो हीरो आप खुद हैं। क्या आप जानते हैं कि आप असली में कौन हैं, क्या कर सकते हैं? शायद आपको लगता है कि आप जानते हैं, लेकिन सिर्फ सोच लेने से सच नहीं बदलता। डिनायल सबसे बड़ा कंफर्ट है। दुनिया भर में हर जगह, हर शहर में लाखों लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे ज़ॉम्बी, सिर्फ कंफर्ट के पीछे, विक्टिम बन के, अपने असली पोटेंशियल को समझे बिना। मैं भी पहले इनमें से एक था। मेरे पास भी बहुत बड़े बहाने थे। जिंदगी ने मुझे बुरा ही दिया। मैं टूटा हुआ पैदा हुआ, बचपन में मार खाई, स्कूल में तंग किया गया, मुझे कई बार रेसिस्ट गाली दी गई। हम बहुत गरीब थे, सरकारी मदद पे जीते थे, डिप्रेशन में डूबा हुआ था, बिल्कुल नीचे था, फ्यूचर अंधेरे में था। बहुत कम लोग जानते हैं नीचे होने की असली फीलिंग। वो क्विक सैंड जैसे है, खुद में दबा लेता है, बाहर नहीं आने देता। तब आसान लगता है वही आसान चॉइसेस बार बार करते रहना जो अंदर ही अंदर आपको मार रही हैं। सच ये है कि हम सब खुद ही अपने आप को रोकने वाली चॉइसेस बार बार करते हैं। दिमाग ऐसे ही वायर्ड है, इसलिए सिर्फ मोटिवेशन कुछ नहीं बदलता। कोई भी मोटिवेशनल बात या सेल्फ हेल्प सिर्फ थोड़े वक्त के लिए चलती है। ये दिमाग नहीं बदलती, जिंदगी नहीं बदलती। जो मुश्किल थी मेरी जिंदगी, वो बदलना सिर्फ मेरा काम था, किसी और का नहीं। इसलिए मैंने पेन ढूंढा, दर्द, दुख से प्यार किया, खुद को बदल दिया, सबसे कमजोर आदमी से सबसे टफ आदमी बना दिया। कम से कम मैं तो ऐसा मानता हूं। शायद आपका बचपन मुझसे अच्छा रहा हो, अब भी आपकी लाइफ ठीक हो, लेकिन फिर भी जहां आप हैं, जो भी आप हैं, जितना पैसा है, फिर भी लगभग सिर्फ 40% पोटेंशियल पे जी रहे हैं। यह बहुत बड़ा लॉस है। हम सब में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। एक बार मैं MIT गया, पैनल पे बुलाया गया, जबकि मैं यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ा भी नहीं, स्कूल मुश्किल से पास किया, लेकिन वहां मेंटल टफनेस पे बात करने गया था। वहां एक प्रोफेसर ने कहा कि हर किसी की जेनेटिक लिमिट होती है, कुछ चीजें हम कितनी भी कोशिश करें नहीं कर सकते। मेंटल टफनेस की भी लिमिट है। रूम में सब मान गए क्योंकि प्रोफेसर का नाम था, पर मुझे लगा वो बस बहाना दे रहे हैं। मैं चुप रहता, पर किसी ने पूछ लिया कि मैं क्या मानता हूं। मैंने कहा, जीने से ज्यादा कुछ नहीं होता, पढ़ाई का मतलब नहीं।
जो आपने बोला वो सब पे नहीं लगता। कुछ लोग ऐसे हैं जो इम्पॉसिबल चीज कर सकते हैं, बस दिल, विल पावर और स्ट्रांग माइंड चाहिए। मैंने अपना अनुभव बताया कि कोई भी इंसान अपने आप को पूरी तरह बदल सकता है, एक्सपर्ट्स की बात गलत साबित कर सकता है, पर मेहनत, पेन और स्ट्रांग माइंड लगता है। हेराक्लिटस नाम के एक फिलोसोफर ने कहा था कि एक बैटलफील्ड पे 100 में से 10 को होना ही नहीं चाहिए। 80 सिर्फ निशाना बनते हैं, 9 सच में लड़ते हैं, पर एक ही होता है जो असली वॉरियर है। जब आप पैदा होते हैं तभी से आप मर भी सकते हैं, पर तभी से आप ग्रेटनेस भी पा सकते हैं। पर यह फाइट आपको खुद करनी है, अपना माइंड आपको खुद मास्टर करना है। तभी बोल्ड लाइफ और वो सब कुछ पा सकते हैं जो लोग इम्पॉसिबल मानते हैं। मैं कोई जीनियस नहीं हूं, लेकिन मैं वो वन वॉरियर हूं। जो कहानी आप पढ़ेंगे मेरी फक्ड अप लाइफ की, वो आपको सिखाएगी कैसे अपने आप को मास्टर करें, सच का सामना करें, खुद को जिम्मेदार माने, पेन से परे निकलें, जो डर लगता है उससे प्यार करें, हार में भी मजा लें, पूरा पोटेंशियल निकालें और पता करें कि असली में कौन है। इंसान बदलते हैं पढ़ाई, आदत और कहानी से। मेरे एक्सपीरियंस से आप सीखेंगे कि दिमाग और बॉडी क्या कर सकती हैं जब फुल कैपेसिटी पे हो, और कैसे वहां तक पहुंचे। क्योंकि जब आप ड्रिवन हैं, जो भी आपके सामने आता है, जैसे चोट, डाइवोर्स, डिप्रेशन, ओबेसिटी, ट्रेजेडी या गरीबी, सब आपके बदलने का फ्यूल बन सकते हैं। जो स्टेप्स यहां मैंने दिए हैं वो एक ऐसे तरीके हैं जो सब बैरियर तोड़ते हैं, ग्लोरी लाते हैं और असली सुकून देते हैं। तो रेडी हो जाइए, अब खुद से जंग शुरू करने का टाइम आ गया है। 1981 में हम विलियम्स विले, बफेलो, न्यूयॉर्क में रहते थे, जो बहुत अच्छी जगह थी। अच्छे लोग, बड़े घर, सब परफेक्ट दिखाई देता था। हमारा घर भी सबसे अच्छा लगता था, पर असली सच बाहर से नहीं दिखाई देता था। लोग सोचते थे हमारी फैमिली बेस्ट है, पर हमारी लाइफ हेल थी। मेरे डैड ट्रोनिस गॉगिंस बाहर से स्माइल करते थे, पर अंदर वो बहुत खतरनाक थे। सुबह पड़ोसी सिर्फ हमारा दिखावा देखते थे, असली दर्द अंदर छुपा था। रात भर काम करके आते थे, पर स्कूल जाना पड़ता था। मैं छोटा था, पहली क्लास में था, पर नींद नहीं आती थी। स्कूल में बस सोता रहता था। प्लेग्राउंड पे दूसरे बच्चों के जैसे मजे भी नहीं कर पाता था। चोट छुपानी पड़ती थी। ब्रूसेस किसी को दिख नहीं सकते थे, वरना घर पे फिर मार पड़ती। स्कूल में थोड़ा सेफ फील होता था, पर जैसे ही बेल बजती असली लाइफ फिर से शुरू हो जाती थी। हमारे डैड का स्केटलैंड नाम का रोलर स्केटिंग रिंक था मास्टन डिस्ट्रिक्ट में, जो काफी बड़ी जगह थी। वहां हमारी फैमिली दिन रात काम करती थी। मैं छोटा था, लेकिन स्केट्स क्लीन करता, भाई स्नैक्स बेचता, मम्मी किचन में काम करती, पापा डीजे बूथ पे म्यूजिक बजाते थे और हर चीज पर नजर रखते थे। हम सब दिन भर मेहनत करते, लेकिन पैसा सिर्फ उनका ही होता था। मम्मी के पास अपने नाम का अकाउंट या पैसा कुछ भी नहीं था, वो सब उनके कंट्रोल में था। जब कस्टमर्स आते, उनको लगता सब खुश फैमिली है, सब परफेक्ट है, पर असली सच किसी को नहीं पता था। पापा के लिए हर कोई सिर्फ पैसे का सोर्स था। वहां सेलिब्रिटीज भी आते थे, रिक जेम्स, ओजे सिम्पसन, टेडी पेंडरग्रास, पर बच्चों को उस फेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे सिर्फ पेन महसूस करते हैं, गलत सही समझ सकते हैं। काफी रातों को मम्मी, भाई और मैं रिंग साफ करते, टॉयलेट्स भी साफ करते। तब तक मम्मी का काम चलता रहता, जब तक पापा बार में अपना ड्रामा करते रहते। पापा दूसरे औरतों के साथ अफेयर में थे, प्रोस्टिट्यूशन भी चलता था। मम्मी सब देखती थी, पर कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके पास कुछ भी अपना नहीं था। पापा ने कभी शादी भी नहीं की, ताकि मम्मी को कोई लीगल राइट्स न मिले। मम्मी फंसी हुई थी,
न घर छोड़ सकती थी, न हम बच्चों को छोड़ के जा सकती थी। हम रात को स्केट लैंड में नहीं सो पाते थे। ऊपर डांस फ्लोर का म्यूजिक इतना लाउड था। एक दिन मम्मी ने मुझे प्यार से उठाया, लेकिन उनकी आंखों में आंसू और मुंह से दारू की स्मेल थी। पापा ने मेरे सोने की जगह पे लोडेड गन रख रखी थी। हर रात की तरह कैश बैग्स भी थे। घर लौट के पापा मम्मी को मारते थे, लेदर बेल्ट से पिटाई करते। मम्मी चिल्लाती थी, कभी कभी वापस फाइट करती थी, पर उन्हें खून निकल आता और हम बस देखते रहते। एक दिन मैं इतना गुस्सा हो गया कि पापा पर ही टूट पड़ा, पर पापा ने मुझे भी बेल्ट से मारा। मम्मी ने पैनिक बटन दबाया, पुलिस आई, लेकिन पापा ने उनको भी कंफ्यूज कर दिया। पुलिस ने कुछ नहीं किया। तब समझ आ गया कि हमारी सुरक्षा किसी के हाथ में नहीं, हम ही बस अपने लिए खड़े हो सकते हैं। अगले साल भी वैसे ही गुजरा। मार पिटाई चालू रही। मम्मी ने मेरे लिए कब स्काउट्स ज्वाइन करवाया ताकि थोड़ा नॉर्मल फील करूं। पहली बार यूनिफॉर्म पहनना खुश था, पर पापा ने फिर भी रोक दिया और रेस ट्रैक ले गए। वहां पे हम बस उनकी जिल्लत देखते रहे। मैं ब्लैक कब स्काउट्स था, सब लोग देखते थे, पर मेरे अंदर बस नफरत बढ़ती गई। पापा ने दिन भर पैसे हारे, गुस्से में थे, मुझे भी कार में मारने की कोशिश की, पर मैं छुपा रहा। अब मैंने ट्राई कर लिया कि मैं चुप नहीं रहूंगा, नफरत के साथ लड़ूंगा और आगे से चुप कर अपने दर्द को नहीं छुपाऊंगा। जब घर पहुंचे तो पापा ने धमकी दी कि घर आके कपड़े उतार के मार पड़ेगी। यह था मेरा बचपन का सच। बाहर से सब अच्छा दिखता था, पर अंदर सिर्फ दुख, मार, टेंशन और हेल्पलेसनेस थी। पापा जब मारने का मूड में होते थे तो मुझे बोलते, कपड़े उतार के उनके कमरे में आ जा, रोशनी बंद कर दे, बेड पर ले जा, पूरा बॉडी एक्सपोज हो। सब कुछ इतना सोच समझ के किया जाता था ताकि दिमाग और शरीर दोनों पे दर्द हो। मार शुरू होने से पहले का दर्द सबसे बुरा लगता था। जब बेल्ट की पहली मार पड़ती थी तो एकदम पैनिक आ जाता था। कभी पता नहीं चलता था कितनी बार मारेंगे, कब रुकेंगे। कभी कभी तो इतना ज्यादा मारते कि सांस फूल जाती थी। मेरी पूरी बॉडी पे निशान पड़ जाते थे, पर मैं रोता नहीं था। दिलो दिमाग में उस आदमी के लिए सिर्फ नफरत भर गई थी, इसलिए मैं आखिरी तक उनको जीतने नहीं देता था। मार खा के भी उनकी आंखों में आंखें डाल के खड़ा होता था। इतनी बार मार खाने से इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है, अपने इमोशंस दबा देते हैं, लेकिन अंदर का ट्रॉमा अलग तरीके से बाहर आता है। मम्मी पहले की तरह नहीं रही थी, बस एक शैडो बन गई थी, हमेशा उदास और खाली। कभी कभी सुसाइड के बारे में भी सोचती थी। मैं और मेरा भाई अपना गुस्सा एक दूसरे पे निकालते थे, टक्कर करते थे, मारपीट करते थे, पर रात में जब सब खत्म हो जाता मैं बेड पे छुप छुप रोता था। बेड भी गीला हो जाता था। मम्मी की पूरी जिंदगी सर्वाइवल थी। पापा हमेशा बोलते रहते थे कि वो बेकार हैं, और मम्मी भी उस बात पे यकीन करने लगी थी। हर काम वो सिर्फ इस डर में करती थी कि कहीं पापा गुस्सा न हो जाएं और हम पे या उन पे हाथ न उठाएं। पर कभी कभी गलती हो ही जाती थी और बिना वजह पिटाई शुरू। एक दिन मैं स्कूल से जल्दी आया। कान में दर्द था। पता था डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे क्योंकि पापा पैसा खर्च नहीं करते थे, न इंश्योरेंस था न डॉक्टर। सिर्फ कान से खून निकल रहा था। मम्मी ने मुझे देखा तो तुरंत लेकर हॉस्पिटल ले गई। पापा बाहर आकर चिल्लाए, पर मम्मी भाग गई। डॉक्टर ने कहा अगर और लेट हो जाते तो मैं कान से सुन नहीं पाता। मम्मी ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, बस मुझे बचाने का सोचा। पर उनको पता था घर लौट के फिर पिटाई होगी, और वैसे ही हुआ। घर आके पापा ने मम्मी को बहुत मारा। भाई को देखने की हिम्मत नहीं थी, पर मैं सब ध्यान से देखता था। गर्मी की छुट्टी में मैं और भाई साइकिल लेकर घर से बाहर रहते थे ताकि पापा के सामने ना आना पड़े। पर एक दिन मैं लंच पे घर आया, पापा वहां थे। अलार्म बज गया, पिस्टल लेके नीचे आए, मुझे घूर के देखा, बंदूक मेरी तरफ थाम ली। मैं वहीं जम गया। तब मुझे मरने का भी डर नहीं था, मैं सिर्फ थक चुका था।
पर उन्होंने गोली नहीं चलाई, बस चले गए। अब सबको लग रहा था कि या तो पापा मरेंगे या मम्मी। मम्मी ने भी सोचा था पापा को मार दे, प्लान भी बनाया था, पर उनके भाई बहन ने समझा दिया। एक ओल्ड नेबर बेटी ने मम्मी को एस्केप का प्लान दिया। सबसे पहले मम्मी ने क्रेडिट कार्ड अपने नाम पे बनाया, ट्रूनिस से साइन करवा लिया ताकि थोड़ा कंट्रोल आए। फिर एक दिन मम्मी ने बोल्ड होके बोला कि मैं जा रही हूं, तुम दोनों भी चलना चाहोगे तो चलो। मैं तुरंत तैयार हो गया, भाई भी आ गया। पापा ने हमको धमकी दी, गाली दी, पर मम्मी अब थक चुकी थी। हम सब कुछ छोड़ के निकल गए, बस थोड़ा सामान लेकर। बेटी के घर छुप कर बैठे जब तक पापा हमारे पीछे गए, फिर स्केटलैंड खोलने चले गए। गाड़ी में प्रॉब्लम आई, मम्मी घबरा गई, पर मैंने कहा मम्मी हमें यहीं से जाना है। एक स्ट्रेंजर ने मदद की, बेटी से फोन पर बात करवाई, होटल में रात बिताई। नेक्स्ट दिन गाड़ी ठीक हुई, फिर हम डायरेक्ट नाना नानी के घर ब्राजील इंडियाना पहुंच गए। मम्मी रोड पे रो पड़ी। अब हम आजाद थे, अब डेविल से छुटकारा मिल गया था। 6 महीने तक हम वहां रहे। मैं लोकल स्कूल में दोबारा दूसरी क्लास में गया, क्योंकि पिछले स्कूल की वजह से पढ़ाई में बहुत पीछे था। सिस्टर कैथरीन नाम की टीचर थी, वो स्ट्रिक्ट थी पर सही थी। मुझे अलग अलग हेल्प दी जितनी जरूरत थी, तभी मैं पढ़ाई पकड़ पाया। भाई वापस बफेलो चला गया पापा के पास। मम्मी डिपार्टमेंट स्टोर में जॉब करती थी और रात को यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती थी ताकि जिंदगी बदल सके। पैसा कम था, वेलफेयर मिलता था, फूड स्टैम्प्स मिलते थे, कभी कभी एक एक पैसा गिन के बिल भरते थे। रात को जार में जमा किए कॉइन्स गिन के खुश हो जाते थे कि अभी तक बिजली, पेट्रोल, खाना सब मिल गया। हम गरीब थे, पर मम्मी अब खुश थी कि मैं एडजस्ट कर रहा हूं, दोस्त बना रहा हूं और बेड वेटिंग भी बंद हो गई है। पर अंदर के दर्द अभी भी सोए हुए थे, कभी न कभी वापस आने वाले थे। 3rd ग्रेड मेरे लिए एकदम शौक था। अभी तक मैं ठीक से पढ़ना भी नहीं सीख पाया था और अब कर्सिव लिखना भी आ गया। नई टीचर मिस डी सिस्टर कैथरीन जैसी नहीं थी। क्लास छोटी थी, पर मिस डी को मुझ पे एक्स्ट्रा टाइम देना पसंद नहीं था। स्टार्टिंग में ही जब स्टैंडर्डाइज टेस्ट आया, मेरा टेस्ट बहुत बेकार हुआ। मैं दूसरे बच्चों से काफी पीछे था, रोज की पढ़ाई भी याद नहीं रहती थी। सिस्टर कैथरीन तो ऐसे देख के और टाइम लगाती थी, पर मिस डी ने तो सीधा बोल दिया मम्मी को कि मुझे स्पेशल स्कूल भेजना चाहिए। सब बच्चों को पता है स्पेशल का क्या मतलब होता है। अब नॉर्मल नहीं, अब हमेशा के लिए अलग। सिर्फ ये खौफ ही मेरे लिए ट्रिगर बन गया और मुझे स्टटर होने लगा। बोलते टाइम डर लगता था। स्कूल में मैं अकेला ब्लैक बच्चा था, सबसे स्लो भी लगता था। हर बात गलत लगती थी तो चुप रहना सही समझता था। मिस डी न एम्पैथी दिखाती थी, न समझने की कोशिश करती थी, सीधा गुस्सा हो जाती थी। मेरे मुंह के पास आके चिल्लाती थी। स्कूल जो कभी सेफ लगता था अब टॉर्चर हो गया था। मिस डी ने मुझे निकालने की पूरी कोशिश की। एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्हीं के साइड पे था, पर मम्मी ने लड़ाई की। प्रिंसिपल ने कंडीशन लगाई कि मैं स्पीच थेरेपी और ग्रुप थेरेपी अटेंड करूं। ग्रुप थेरेपी का डॉक्टर हॉस्पिटल के बगल में था, जैसे बच्चे को और ज्यादा इनसिक्योर करने के लिए। वहां पे दूसरे बच्चे कुछ तो हेलमेट पहन के सर दीवार पे मार रहे थे, कोई डस्टबिन में सूसू कर रहा था, एक ने अपना घर जलाया था। मैं सोच रहा था मैं यहां बिलोंग ही नहीं करता। मेरा एंग्जाइटी और बढ़ गया, स्टटर और भी खराब हो गया, बाल गिरने लगे, स्किन पे वाइट दाग आ गए। डॉक्टर ने मुझे ADHD बता दिया, रिटेलिन लिख दी, पर असली प्रॉब्लम कुछ और थी। यह टॉक्सिक स्ट्रेस था। छोटे बच्चों पे जब ज्यादा अब्यूज होता है तो दिमाग का डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहने लगता है। मोटिवेशन की बात नहीं है, ये साइंस है। ये सब कुछ दिमाग में डैमेज कर देता है। लर्निंग, मेमोरी, लैंग्वेज सब स्लो हो जाता है। बड़े होके ऐसे बच्चे डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, एडिक्शन, जेल, सबका रिस्क बढ़ जाता है। मैं एक टिपिकल एट रिस्क यूथ था।
पर मम्मी ने मुझे ठगिश नहीं बनाया। पापा ने सब कुछ बर्बाद किया। मैं ग्रुप थेरेपी में ज्यादा दिन नहीं टिक पाया, रिटेलिंग भी नहीं ली। मम्मी को बोल दिया मैं वापस नहीं जाऊंगा। मम्मी भी मान गई, पर मैं फिर भी अंदर से टूटा हुआ बच्चा था। टीचर्स को भी समझ नहीं था कैसे हैंडल करें। सिस्टर कैथरीन फिर भी हर दिन मेहनत करती थी, हर तरीके से सिखाने की कोशिश, पेशेंस रखती थी। मिस डी सिर्फ रिजल्ट चाहती थी, नहीं आया तो निकाल दो। मुझे लगा मैं अब स्पेशल स्कूल भेज दिया जाऊंगा, तो मैंने नया तरीका निकाल लिया, चीटिंग। पढ़ाई बहुत मुश्किल थी, पर मैं चीट करने में एक्सपर्ट हो गया था। दोस्तों का होमवर्क कॉपी करता, टेस्ट में आंसर्स देख लेता, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी कॉपी किया। इससे मार्क्स तो आ गए। मिस डी खुश हो गई। मम्मी के पास भी स्कूल की कंप्लेंट नहीं गई, पर मैं अंदर से और टूट रहा था, पढ़ाई से और दूर हो गया। मुझे लगा मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, हमेशा फेल ही होता रहूंगा। एक अच्छी बात थी, मैं अभी छोटा था, इसलिए ब्राजील इंडियाना के प्रेजुडिस का असली मतलब नहीं समझ पाया। जब एक जगह पे सिर्फ आप अलग हैं, तो लोग आपको इग्नोर या तंग करते हैं। जब मुझे असली में यह समझ आया, तब तक मुझे लाइफ से बस एक मैसेज मिलता रहा, तू फेल होने के लिए पैदा हुआ है। तो पहला चैलेंज ये है कि हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी बुरी सिचुएशन मिलती है। आपके साथ क्या हुआ था? बचपन में क्या दुख झेला आपने? किस चीज ने आपको तोड़ दिया? क्या मार खाई, अब्यूज हुआ, बुली किए गए, या इनसिक्योर फील हुआ? या फिर आपके लाइफ में सब कुछ आसान था, इसलिए आपने कभी पुश नहीं किया? आज भी क्या चीजें आपको आगे बढ़ने नहीं देती? कौन रोक रहा है? कोई बॉस, टीचर, या खुद आप अपने आप को? अपना जर्नल या फोन लीजिए, सारी दुख भरी बातें, हर्डल्स, एक्सक्यूजेस, प्रॉब्लम्स एक एक करके डिटेल में लिखिए। कुछ भी छुपाइए मत। अगर आज भी दर्द है तो पूरा सच लिखिए, उस दर्द को शकल दीजिए। आपकी सारी बुरी स्टोरीज, प्रॉब्लम्स, एक्सक्यूजेस अभी लिख लीजिए। यही आपकी फ्यूचर की पावर बनेगी। चाहे आप किसी से शेयर करिए या सिर्फ खुद रखिए, लेकिन एक्सेप्ट कर लीजिए, लिख लीजिए। यह पहला कदम ही आपको एम्पावर कर देगा कि आप इस सब पे जीत पाएंगे। विल्मोर्थ इरविन का आना हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत थी। उनसे मिलने से पहले सिर्फ दुख, मार और स्ट्रगल थी। पापा से छुटकारा मिलने के बाद भी हम सिर्फ पॉवर्टी और अपने PTSD जैसे दर्द में डूब गए थे। जब मम्मी विल्मोथ से मिली, वो एक अच्छा इंसान था, न गुस्सा, न वायलेंस, बस सपोर्ट और सुकून। मम्मी खुश रहती थी, हंसने लगी थी, अपने आप पे प्राउड फील करती थी। मेरे लिए भी विल्मोथ एक अच्छे फादर जैसे बन गए थे। वो मेरे साथ बास्केटबॉल खेलते, मुझे मूव सिखाते, टाइम देते। फैमिली में थोड़ा नॉर्मल हैप्पीनेस आने लगा था। विल्मोथ ने मम्मी को प्रपोज किया। प्लान था कि हम सब अगले समर उनके साथ इंडियानापोलिस शिफ्ट हो जाएंगे, पर फिर सब कुछ टूट गया। क्रिसमस के बाद विल्मोथ को गोली मार के हत्या की गई। किसी ने गराज में उनको शूट कर दिया। मम्मी और मैं उनका इंतजार कर रहे थे। पता चला वो कभी वापस नहीं आएंगे। पुलिस को कभी पता नहीं चला क्यों मारा गया। शायद कोई गलत बिजनेस डील या ड्रग डील थी। मम्मी अब फिर से शॉक में चली गई। पूरा इमोशनल ब्रेकडाउन था। फिर से एकदम खाली हो गई। मैंने भी अंदर से पूरा टूटा महसूस किया। फ्रिज पे घूंसा मारा, पूरा अंधेरा लगने लगा। घर पर पुलिस की येलो टेप लगी थी। मम्मी ने खुद देखा विल्मोथ का खून गराज में पड़ा हुआ। मम्मी ने रात को वही घर में रुकी। डर था, पर उनके ब्रदर इन लॉ ने सिक्योरिटी रखी। मुझे विल्मोथ की डेथ के बाद एक पुरानी याद आई। एक छोटा लड़का स्कूल बस के नीचे आ गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था उसका खून, उसकी माँ का चिल्लाना, सब कुछ। अब मुझे लग रहा था कि दुनिया सिर्फ दुख से भरी है, बस ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी है। मैं बेड पर सो नहीं पाता था। मैं और मम्मी दोनों जमीन पर या चेयर पर सो रहे थे, जैसे जितना नीचे चले जाओ उतना और नीचे गिरने का डर कम हो। फिर भी मम्मी ने डिसाइड किया कि हम लोग इंडियानापोलिस जाएंगे।
मैं कैथेड्रल हाई स्कूल में एडमिशन लिया और मैं चीटिंग करके सिलेक्ट हुआ था। पढ़ाई में रियल इंप्रूवमेंट नहीं थी। बास्केटबॉल टीम में आ गया, कॉन्फिडेंस आया, पर स्कूल एक्सपेंसिव था, मम्मी अफोर्ड नहीं कर पाई। फिर वापस पब्लिक स्कूल नॉर्थ सेंट्रल हाई गया, जहां ज्यादा ब्लैक स्टूडेंट्स थे। मैं अपने लुक में पूरी तरह हिप हॉप कल्चर में आ गया। वैसे ड्रेस करता था जैसे दूसरे गैंगस्टर्स, पर असली में अंदर से इनसिक्योर था। फिर मम्मी ने मुझे वापस इंडियाना ले आई। वापस स्कूल गए। यहाँ पे सिर्फ 5 ब्लैक बच्चे थे, पर मैं पूरा बदल चुका था। बैगी पैंट्स, बुल्स जैकेट, उल्टा कैप, सब मुझे घूर रहे थे जैसे कोई एलियन हो। सबको अजीब लगा, टीचर्स भी, पर मैं बस एटीट्यूड में घूम रहा था, पर असली में बहुत नर्वस था। बास्केटबॉल ट्राईआउट्स में भी कॉन्फिडेंस टूट गया। कोचेज ने मुझे पोजीशन चेंज कर दी। जॉनी, मेरा बेस्ट फ्रेंड, अच्छा परफॉर्म कर रहा था। मैं जेवी में ही रह गया। मैंने महसूस किया कि सब कुछ अलग लग रहा था। बचपन में यहाँ पर ज्यादा रेसिज्म फील नहीं हुआ, अब हर जगह सिर्फ भेदभाव ही नजर आता था। एक दिन कजिन डेमियन के साथ पार्टी से वापस आ रहे थे। रास्ते में कुछ लोग पिकअप ट्रक में आए, गाली दी, पिस्टल लेके उतर आए। गन मेरे सिर पर थी, पर मैं हिला नहीं, बस आंखों में आंखें डाल के खड़ा था। दूसरी जगह पिज्जा हट में एक लड़की पैम के साथ बैठी थी। उसके डैड ने आके सबके सामने मुझे गाली दी, पब्लिकली इंसल्ट किया। ये सब चीजें मुझे अंदर से तोड़ रही थी और समझ आ रहा था कि दुनिया कितनी खराब है। ये सब सच था। ट्रुथ हर्ट्स। मैं स्कूल में इतना छुप के रहता था कि कोई मुझे नोटिस ही ना करे। बैक बेंच पे बैठना, कम से कम दिखना चाहता था। दूसरी लैंग्वेज पढ़ना था, पर मुझे इंग्लिश भी सही से नहीं आती थी। साल दर साल चीटिंग करके मैं बस आगे बढ़ गया था, पर असली में कुछ सीखा ही नहीं था। एक दिन स्पेनिश क्लास में अपने नाम वाले वर्कबुक में देखा, मेरा एक ड्राइंग था, नोज में लटकता हुआ। नीचे लिखा था, निगर वी आर गोइंग टू किल यू। स्पेलिंग गलत थी, पर पॉइंट क्लियर था। गुस्सा और दुख से मैं सीधा प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल ने बस इतना बोला, डेविड, ये इग्नोरेंस है, देखो स्पेलिंग भी गलत है। मेरे लिए यह सब सुनना सबसे बुरा था। इतनी नफरत स्कूल में थी और कोई कुछ नहीं कर रहा था। मैं सब जगह अकेला था, हर क्लास, लंच टेबल, बास्केटबॉल कोर्ट, सब जगह। 16 साल का हुआ तो ग्रैंडफादर ने एक पुरानी चेवी दी, लेकिन एक दिन किसी ने उस पे निगर स्प्रे पेंट कर दिया, इस बार सही स्पेलिंग में। मैं अंदर से टूट गया। गुस्सा अंदर ही अंदर खुद को काटता रहा। मैं फाइट भी करता था, सस्पेंशन भी हुआ, पर अब सब नम हो चुका था। फिर मैंने अपना दुख और गुस्सा मैल्कम एक्स की स्पीचेस में ढूंढना शुरू किया। उसकी रेज में मुझे अपनी लाइफ का सच दिखाई दिया, पर मैं उस जैसा डिसिप्लिन नहीं था। बस दूसरों को प्रोवोक करता था। स्टीरियोटाइप बन गया था, जैसे लोग मुझे देखना चाहते थे। पैंट्स लटकाकर, कार में लाउड म्यूजिक, अजीब हेयर स्टाइल, सब कुछ बस दूसरों को इरिटेट करने के लिए करता था, पर अंदर से खाली था, डायरेक्शन नहीं थी। मेरे ग्रैंडफादर एयरफोर्स में थे। उनका प्राइड देख के मुझे भी एयरफोर्स ज्वाइन करना था। मैं सिविल एयर पेट्रोल में गया। पैरा रेस्क्यू जंप ओरिएंटेशन कोर्स अटेंड किया। वहां एक पैरा रेस्क्यू मैन स्कॉट गियरन की कहानी सुनी। वो 13,000 फीट से पैराशूट जंप में एक्सीडेंट में गिर गया। मरने के बाद भी डॉक्टर्स ने जिंदा किया, फिर वापस जॉब पर आ गया। उसकी स्टोरी ने मुझे बताया कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। मैं बास्केटबॉल में भी था, पर जब वेरासिटी टीम से कट कर दिया तो सब कुछ बेकार लगने लगा। ASVAB टेस्ट दिया मिलिट्री के लिए, चीटिंग नहीं चल पाई, फेल हो गया। रिपोर्ट कार्ड पे फेल मार्क्स आने लगे। मम्मी को भी फर्क नहीं पड़ता था, वो अपने दुख में डूबी थी। मैं अपनी मर्जी से जी रहा था, खुद का ख्याल खुद रखता था। फिर एक दिन स्कूल से लेटर आया कि मैं फेल हो रहा हूं, अगर GPA और अटेंडेंस ठीक नहीं हुई तो ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगा। तब मैंने अपने आप को मिरर में देखा और सच बोल दिया कि तू डम्ब है, तू कुछ नहीं करता, एयरफोर्स तुझे नहीं लेगी, तू बदल नहीं सकता जब तक तू खुद से झूठ बोलता रहेगा। वहां से मेरी अकाउंटेबिलिटी मिरर वाली रिचुअल शुरू हुई। रोज अपने आप से सच बोलता, गोल्स लिखता, मिरर पे चिपकाता,
बेड बनाना, पैंट्स ऊपर करना, सर शेव करना, काम पूरे करना। ये रिचुअल ने मुझे डिसिप्लिन दिया, मोटिवेशन दिया। सीनियर ईयर में मैं सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करता, दौड़ता, पढ़ाई करता। सब अनकंफर्टेबल चीज़ें मैं खुद को जोर जबरदस्ती कराता था और टफ बनाता था। पढ़ाई सबसे मुश्किल थी। ट्यूटर से हेल्प मिली, उसने बताया कि लिख लिख के याद करो। हर सब्जेक्ट का नोट लिखता, बार बार लिखता, याद करता, फ्लैश कार्ड्स बनाता। 6 महीने में छोटे बच्चे जैसे रीडिंग से सीनियर लेवल तक आ गया। टेस्ट क्लियर किया, एयरफोर्स का मिनिमम स्कोर ले आया। जब मकसद मिल गया तब अंदर का हेट धीरे धीरे खत्म होने लगा। मैंने समझा कि जो मुझे तंग करते थे वो खुद भी इनसिक्योर थे, उनकी प्रॉब्लम थी, मेरी नहीं। अब मैंने दूसरों की सोच को इंपॉर्टेंस देना छोड़ दिया। अब उनके शब्द सिर्फ फ्यूल थे मेरे इंजन के लिए। ग्रेजुएशन के बाद मुझे अपना कॉन्फिडेंस मिला, जो किसी फैमिली या गॉड गिफ्टेड टैलेंट से नहीं, अपने खुद की अकाउंटेबिलिटी से आया था। पर मैं जैसे ही इंडियाना से निकला, अंदर की इनसिक्योरिटी फिर से जिंदा हो गई। एयरफोर्स में पता चला कि मैं अभी भी अंदर से कमजोर हूं, अभी भी टफ बनना बाकी है। चैलेंज 2। अब टाइम आ गया है खुद से आंखों में आंख मिलाने का, बिल्कुल रॉ और रियल बनने का। यह कोई सेल्फ लव या ईगो मसाज नहीं है। अब अपने ईगो को साइड में रखिए और असली खुद बनाने की कोशिश करिए। जैसे मैंने किया वैसे ही आप भी करिए। एक बड़ा सा मिरर लीजिए, उस पर छोटे छोटे पोस्ट इट नोट्स चिपकाइए। अपनी सारी इनसिक्योरिटीज, ड्रीम्स, गोल्स जो भी हैं सब लिख के चिपकाइए। मोबाइल या डिजिटल चीज़ें यूज़ मत करिए, सिर्फ हाथ से लिख के चिपकाइए। अगर पढ़ाई कमज़ोर है तो लिख के चिपकाइए, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं अभी स्मार्ट नहीं हूँ। अगर मिरर में मोटापा दिखाई देता है तो सच बोलिए कि मैं मोटा हूँ, मानते हुए कि सुधार पॉसिबल है। खुद पे सख्ती दिखाना ज़रूरी है। आपका गोल कुछ भी हो, नई नौकरी, बिजनेस, वेट लॉस, रेस जीतना, कुछ भी, उस गोल तक पहुंचने के लिए हर छोटा स्टेप, हर ज़रूरी सुधार अलग नोट पे लिखिए। जैसे अगर 40 किलो वजन घटाना है तो पहले नोट पे लिखिए पहले हफ्ते 2 किलो घटाना है। जैसे ही ये गोल कंप्लीट हो जाए नोट हटाइए और नया स्टेप चिपकाइए, जब तक पूरा गोल पूरा ना हो। खुद की जिम्मेदारी लेना और डिसिप्लिन फॉलो करना ही असली इंप्रूवमेंट है। रोज जब डर्टी मिरर में खुद को देखिए तो सच सामने आएगा, उसको इग्नोर मत करिए, उस सच का फायदा उठाना सीखिए। मैं यही करता था और आप भी यही कर सकते हैं, तभी असली बदलाव आएगा। रात के ट्रेन में अपनी पिकअप ट्रक लेके सूनी सड़कों पे फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जा रहा था। वहां रेड ट्रैप्स को चेक करना, डेड चूहे उठाना और पॉइजन स्प्रे करना मेरा काम था। मैं एक मास्क पहनता था ताकि खुद को भी न पहचान पाऊं, बस अपने काम में घुसे रहता। एयरफोर्स ज्वाइन करते टाइम मैं 175 पाउंड का था, करीब 75 किलो। पर जब 4 साल बाद निकला तो 300 पाउंड का आसपास हो गया था, करीब 136 किलो के आसपास। ये जॉब बस एक सर्वाइवल का तरीका था। पहले हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड था, फिर यहाँ आ गया, पर अंदर से मैं खुद पे शेम फील करता था। मैं एयरफोर्स में पैरा रेस्क्यू बनना चाहता था, बेस्ट बनना चाहता था। ट्रेनिंग में पुशअप्स, सिटअप्स, रनिंग सब में आगे था। लेकिन स्विमिंग मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। बचपन में स्विमिंग सीखने का चांस नहीं मिला, इसलिए वाटर कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग में मैं स्ट्रगल करता था। पैरा रेस्क्यू ट्रेनिंग में बॉबिंग, हैंड्स अप ट्रेडिंग, बॉडी ब्रीदिंग जैसे टास्क में मैं हर रोज पैनिक फील करता, रात को सोने नहीं देता था डर। मैं सब टास्क पास करता था, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा था। बाकी लोग आराम से सब कर लेते थे, पर मैं स्ट्रगल कर रहा था और मुझे लगता था मैं इम्पोस्टर हूँ, जल्दी ही फेल हो जाऊंगा। 6 हफ्ते बाद बॉडी ब्रीदिंग एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्टर मुझे ऊपर उठाने की कोशिश करते। मैं बार बार पानी अंदर ले रहा था, ऑक्सीजन की कमी फील हो रही थी। इतने स्ट्रेस के बाद एक दिन मुझे मेडिकल रीजन, सिकल सेल ट्रेट की वजह से ट्रेनिंग से हटा दिया गया। अंदर से मैं खुश था, लेकिन बाहर से एक्टिंग की कि मुझे बुरा लगा। थोड़े दिन बाद मुझे वापस ट्रेनिंग में बुलाया गया,
पर कंडीशन थी कि दोबारा 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं डर के मारे छोड़ दिया और ये मेडिकल पेपर पे लिख दिया गया, पर सच ये था कि मैंने खुद छोड़ा था, मैंने क्विट किया था। उसके बाद मैं दूसरे यूनिट में गया, अलग काम किया, लेकिन कभी प्राउड फील नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था मैं क्विट कर गया था। अपने शेम को जिम और खाने में छुपा दिया, पावर लिफ्टिंग में लग गया, बॉडी मोटी कर ली ताकि असली खुद को छुपा सकूं। बाहर से सबको मैं बड़ा और स्ट्रांग दिख रहा था, पर अंदर से खुद को लूजर और डरपोक समझता था। मैं चाहता था कि कोई भी असली डेविड गॉगिंस न देख पाए, सिर्फ एक बड़ा बॉडी बिल्डर दिखे जो असली अंदर की रियलिटी को छुपा ले। रोज सुबह मेरी इक्वो लैब की शिफ्ट खत्म होती थी, फिर मैं स्टिक एंड शेक में बड़ा चॉकलेट शेक और 7-Eleven से चॉकलेट डोनट्स लेता था। सब कुछ कार में खाते हुए घर जाता। घर आके माँ का फोन आता, वो बोलती आ जा ब्रेकफास्ट के लिए, और मैं फिर भी जाके पूरा बफे ब्रेकफास्ट तोड़ देता, जबकि ऑलरेडी बहुत खा चुका होता था। जिंदगी का कोई एम नहीं था, बस अंधेरे में जी रहा था, असली अपने को छुपा के। पैम, मेरी वाइफ, भी ज्यादा टाइम ब्राजील में रहती थी। हमारी शादी भी टूट रही थी, सब कुछ बिगड़ रहा था। एक दिन घर आके टीवी पर नेवी सील्स की बर्ड्स ट्रेनिंग का शो देखा। मैं देखता रहा कैसे लोग हेल वीक में ढूंढते हैं दुख, थकान, पेन, और हर मुश्किल के बाद भी रिंग नहीं बजाते, गिव अप नहीं करते। उनकी डेडिकेशन और ड्राइव देख के मुझे लगा ये वही चीज है जो मुझे चाहिए थी, ये सब कुछ जो मैं नहीं था। ग्रेजुएशन के टाइम उनका ऑफिसर कहता है, बर्ड्स उन्हीं लोगों के लिए है जो मेडियोक्रिटी से नफरत करते हैं और हर ऑब्स्टिकल को पार करते हैं। उस दिन मुझे लगा ये बात मेरे लिए है। मिरर में देखा मैं 300 पाउंड का था, करीब 136 किलो। बिल्कुल वही लूजर जो सब कहते थे, 0 डिसिप्लिन, 0 स्किल्स, 0 होप। लेकिन एक नई आग जल गई। अब मैं फिक्स हो गया कि सील बनूंगा, चाहे जो भी हो। 3 हफ्ते तक डेली नेवी रिक्रूटर्स को कॉल किया, सब ने मना कर दिया। फिर नवल रिजर्व्स में पेटी ऑफिसर स्टीवन सेल्जो मिले, जो थोड़े अलग थे। उन्होंने मेरी स्टोरी सुनी और कहे, हो सकता है पर काम करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे वे किया, 297 पाउंड था और मुझे 191 पाउंड तक जाना था। सिर्फ 3 महीने बचे थे, पर साथ ही ASVAB टेस्ट भी फिर देना था क्योंकि स्कोर लो था। 2 हफ्ते तक सिर्फ पढ़ाई की, फिर टेस्ट दिया, स्कोर 44 आया, पर सील के लिए 50 चाहिए थे। अब दोबारा ट्राई करना था। उसी रात जॉब पर गए तो रैट, कॉकरोच और एक गुस्से वाले रकून ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया, और कितने साल मैं ऐसे ही जीता रहूंगा? क्या मैं यही जिंदगी चाहता हूं? तभी डिसाइड किया, अब बस। घर आके रनिंग शूज पहने रनिंग शुरू की, पर 400 यार्ड में ही गिर गया, सांस फूल गई, दिमाग भर गया फेलियर से। फिर रॉकी मूवी का VHS निकाला, अराउंड 14 देखा। जब रॉकी मार खा के भी उठा, तब सोचा मैं भी उठ सकता हूं। दोबारा रनिंग की, इस बार पेन के बाद भी नहीं रुका। 1 मील तक गया, समझ आया लिमिटेशंस सिर्फ दिमाग में है। अब रूटीन बन गई, सुबह 4:30 बजे उठना, बनाना खाना, स्टेशनरी बाइक पे 2 घंटे ASVAB पढ़ना, पूल में 2 घंटे स्विमिंग, जिम में रेप्स पे रेप्स, 100-200 पर सेट, फिर 2 घंटे बाइक और सिर्फ 1 मील, चिकन, वेजीज और थोड़ा सा राइस। दिन में 2 बार वजन चेक करता। 2 हफ्ते में 25 पाउंड कम हो गया। फिर 250 पाउंड पे पुशअप्स, रनिंग शुरू की। डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब थी, पर अब उन्हीं से मोटिवेशन निकाल रहा था। पैम ने भी क्लियर बोल दिया कि वो सैन डिएगो नहीं जाएगी। मैं प्रैक्टिकली अकेला था। जब भी डिमोटिवेशन आता, सेल्जो को कॉल करता, रॉकी का साउंड ट्रैक सुनता और दिमाग में अपने आप को सील बनने का सीन दिखाता। अब स्ट्रगल डे ड्रीम नहीं, रियलिटी बन चुकी थी। जैसे जैसे वजन कम होता गया, वर्कआउट बढ़ता गया, पुलअप्स, स्विमिंग, रनिंग बूट्स में पुशअप्स, सब। लेकिन अगर 1 रेप भी मिस होता, 1 पाउंड भी नहीं जाता, तो फिर रात को दोबारा जिम जाके खुद को पनिश करता जब तक पूरा नहीं होता। फाइनली ASVAB का दिन आ गया।
टेस्ट डिजिटाइज था। मैं कंप्यूटर्स में 0 था, पर समहाउ चल गया। सब कुछ खत्म करके रिजल्ट्स के लिए रुका नहीं। वापस जाके रिजल्ट पूछा, ओवरऑल 65। मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन में एग्जैक्ट 50 मिला। मैं लिटरली चिल्लाया, यस यस। पूरे कमरे में सब घूर रहे थे, पर मैं पागल की तरह खुश था। मम्मी को फोन किया, कहा मैंने कर दिया, मैं सील बनने जा रहा हूं। सेल्जो ने भी नेक्स्ट दिन बता दिया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन खुशी के साथ एक बड़ी चॉइस भी आई, या तो सील बनिए या शादी बचाइए। मैंने अपने सपने को चुना। ये सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने आप को आजाद करने का मौका था। अब मैं पूरा दिन पुल में वेट्स के साथ स्विमिंग करता, बर्फ के पानी में पॉन्ड में लेट जाता, फिर दौड़ता और लगातार एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट में खुद को डालता, ताकि दिमाग, बॉडी और सोल एकदम रेडी हो जाए। अब मैं अपने पास्ट से भाग नहीं रहा था, मैं उससे निकल चुका था। दर्द अभी भी था, पर अब दर्द में भी मजा आता था, क्योंकि अब फाइनली मेरी जिंदगी का कुछ पर्पस था। चैलेंज 3। अगर आप सच में अपना दिमाग टफ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अपना जर्नल निकालिए, अपनी नोटबुक, और लिखिए कि कौन कौन सी चीजें आपको करनी पसंद नहीं या जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाती हैं, स्पेशली वो जो आपको पता है आपके लिए अच्छी हैं। अब उनमें से एक काम उठाइए और उसे करिए, फिर दोबारा करिए। यही प्रोसेस रिपीट करिए। धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा थोड़ा पुश करिए। जरूरी नहीं कि बड़ा इम्पॉसिबल काम ढूंढ लीजिए। पॉइंट ये है कि डेली लेवल पे कुछ ऐसा करिए जो आपको चैलेंज करे, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज ही क्यों ना हो, जैसे बेड बनाना, बर्तन धोना, कपड़े प्रेस करना, या सुबह जल्दी उठ के 2 मील भागना। जब ये आसान लगने लगे तो 5 या 10 मिनट तक बढ़ा लीजिए। अगर ये सब ऑलरेडी कर रहे हैं तो कोई नई चीज ढूंढिए जो भी नहीं करते। सबके लाइफ में ऐसी जगह होती है जहां इग्नोर करते हैं या बेहतर हो सकते हैं। अपनी वाली ढूंढिए और उसे इम्प्रूव करिए। हम लोग ज्यादातर अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देते हैं, वीकनेस को इग्नोर करते हैं, पर अब वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। छोटी छोटी अनकंफर्टेबल चीजें करने से ही आप स्ट्रांग बनेंगे, और जैसे जैसे डिस्कंफर्ट जोन में जाएंगे आपका दिमाग भी ज्यादा पावरफुल और पॉजिटिव बनेगा जब स्ट्रेस आएगी। हेल वीक सील ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही हम सबको पता था ये सबसे मुश्किल टेस्ट है, जिसमें सिर्फ बॉडी नहीं दिमाग भी टूटता है। साइकोपीट और इंस्ट्रक्टर्स हमें रात के अंधेरे में ग्रेनेड से उठाते हैं, चिल्लाते हैं, पुशअप्स, सिटअप्स, फ्लटर किक्स और फ्रीजिंग वाटर से हमें टॉर्चर करते हैं बिना रुके। हम सब बीच पे, कोल्ड ओशन में, रेत पे, गाल पे, सब जगह दर्द में थे। नींद नहीं थी, सर्दी हद से ज्यादा थी, पर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। बेल बजा के हेलमेट रखना क्विट करने वाले हर दिन जा रहे थे, लेकिन मैंने डिसाइड किया था मैं ये गेम अपने दिमाग से खेलूंगा, चाहे इंस्ट्रक्टर्स कितना भी तोड़ने की कोशिश करें। वर्ड्स में 3 फेज हैं। पहला सिर्फ फिजिकल टॉर्चर, दूसरा वाटर या डाइव ट्रेनिंग, और तीसरा लैंड वॉरफेयर। लेकिन सबसे खतरनाक हेल वीक है, जहां 130 घंटे तक आपके साथ मेंटल स्ट्रेंथ की पूरी टेस्टिंग होती है। इंस्ट्रक्टर्स कहते थे कि तुम लोग क्विट करोगे, पर मुझे पता था मुझे यहां खुद आना था। यही मेरे लिए वॉर है। मैं इसमें अपना सब कुछ डाल दूंगा। जितने भी रेस होते, बोट क्रू को जीतने का जुनून था, हारने पे और पनिशमेंट मिलती, पर मैं और मेरा बोट क्रू 2 कभी नहीं टूटे। हम हमेशा साथ थे, सबसे आगे। हर आदमी को हेल वीक में लगता था कि मैं यहां क्यों हूं, क्योंकि ये टॉर्चर वॉलेंटेरिली चूज किया है, कोई फोर्स नहीं कर रहा। इंस्ट्रक्टर्स सूप, ब्लैंकेट, शावर ऑफर करते, पर जो लोग मेंटली वीक होते वो क्विट कर जाते। मैं पहले भी हेल वीक फेल हुआ था न्यूमोनिया की वजह से, पर क्विट नहीं किया था। अब दोबारा क्लास ज्वाइन किया, तब भी बॉडी सही नहीं थी, लंग्स खराब थे, पर माइंडसेट स्ट्रांग था। अपने क्रू में हर तरह के बंदे थे, कुछ जैसे मैं, सेल्फ टॉट विनर्स, टफ बैकग्राउंड्स वाले,
और सबने दोस्ती और डिसिप्लिन से एक दूसरे को पुश किया। सब कुछ माइंड गेम है। पेन कितना भी हो, दिमाग को कभी दूसरों के हाथ में मत दीजिए। हमने इवन इंस्ट्रक्टर्स की स्केड्यूल चुरा ली ताकि हमें पता रहे कि नेक्स्ट टॉर्चर क्या है, इससे टाइम डिवाइड करके सोच सकें। हेलविक में हर चीज कंपटीशन है। बोट उठाना, रेस लगाना, लॉक कैरी करना। जितना जीतेंगे उतना रेस्ट मिलेगा। हर रेस में हारने पर ज्यादा डांट और पेन। मैं हर टाइम अपने क्रू को मोटिवेट करता, हम नहीं टूटेंगे, हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। जब सब लोग बोट उठाकर थक गए, बॉडी टूट रही थी, तो मैंने अपने सब दुख, गुस्सा, दर्द को यूज किया इंस्ट्रक्टर्स को दिखाने के लिए कि हमसे ज्यादा टफ कोई नहीं। मैंने कहा, फ्रिक, तू बैडेस्ट बंदा है, अब बोट को ऊपर फेंक। हम सबने मिलकर बोट को बार बार ऊपर उठाया, जोर जोर से चिल्लाया, यू कांट हर्ट बोट क्रू टू। पूरा क्रू जैसे जिंदा हो गया, दर्द भूल गया, इंस्ट्रक्टर्स भी हिल गए। उसी मोमेंट पता चला असली पावर दिमाग और टीम में है, पेन को कंट्रोल करने में है, और यही है टेकिंग सोल्स। सामने वाले को भी उसकी लिमिट्स दिखा देना, उनके दिमाग में अपनी जगह बनाना। इस वीक ने समझा दिया, असली गेम माइंड का है। दर्द टेम्पोरेरी है, पर क्विट करना परमानेंट। पेन के बीच में भी स्माइल ला सकते हैं, टफ बन सकते हैं, सिर्फ अपनी सोच पर कंट्रोल लाइए। हेल वीक के बाद मैंने टेकिंग सोल्स का कॉन्सेप्ट हर जगह यूज किया। टेकिंग सोल्स का मतलब है जब आप फिजिकली या मेंटली इतना आगे निकल जाएं कि सामने वाला भी हिल जाता है, या आप खुद अपने सेकंड विंड पे आ जाते हैं। ये एक ऐसा माइंड गेम है जो आप खुद से खेलते हैं, हर सिचुएशन में, जॉब, स्कूल, कंपटीशन, बुली या लाइफ के किसी भी स्ट्रगल में। किसी को डायरेक्ट हर्ट नहीं करना, यह सिर्फ अपने दिमाग को कंट्रोल करने की ट्रिक है, अपनी पावर ढूंढने का तरीका है। हर जगह प्रैक्टिकल एडवांटेज ढूंढिए, जैसे हमने हेल वीक में स्केड्यूल चुरा लिया था, साइको को बीच पे हरा दिया था, या प्लाटून का सॉन्ग गा के सबका मूड पलट दिया था। हर जगह आपको देखना है किस सिचुएशन में बाउंड्री पुश कर सकते हैं, कब चुप रहना है, यह समझना इंपॉर्टेंट है। बैटल से पहले अपने दिमाग और बॉडी का पूरा हिसाब करिए, कौन से पॉइंट पे कमजोर हैं, कौन सी इनसिक्योरिटी है, सामने वाले की क्या वीकनेस है। जैसे कोई बुली है तो उसकी इंसल्ट्स पे खुद हंस लीजिए, उनके वर्ड्स को इंपॉर्टेंस मत दीजिए, तो उनका पावर चला जाता है। जो सिक्योर बंदा होता है वो बुली करता ही नहीं, तो अगर कोई कर रहा है तो समझ लीजिए कि उसकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं या हेल्प भी, सिचुएशन देख के। जैसे प्रमोशन के रेस में अपनी कमजोरी पे काम करिए, कॉम्पिटिटर की वीकनेस पे ध्यान दीजिए, फिर एडवांटेज लीजिए। सब कुछ रिसर्च और स्ट्रेटेजी पे है। जब एक्चुअली स्ट्रगल हो, असली टेस्ट है कि आप कितना टिक सकते हैं, तो ये सवाल आएगा, मैं यहाँ क्यों हूं? अगर इस सवाल का जवाब रेडी है तो आप अपने माइंड को बीट करके आगे बढ़ जाएंगे। हमेशा याद रखिए, हर दर्द, हर तकलीफ खत्म हो जाती है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। दर्द पे मुस्कुरा दीजिए तो आप सेकंड विंड पकड़ लेंगे। फिर ओपोनेंट भी टूट सकता है। सेकंड विंड का साइंस अलग अलग लोग अलग बताते हैं, बट असली बात यह है कि जब लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, उस मोमेंट पे पूरा जोर लगाना, वहां से असली जीत होती है। हेल वीक में जब बोट प्रेस कर रहे थे, साइको मुझे 1 मिनट सोने दिया, फिर वापस बीच पे ले गया टॉर्चर के लिए। मैंने वापस प्लाटून का सॉन्ग गाना शुरू किया और ये सब मजा लेने लगे। सील ट्रेनिंग में मैंने अपने अंदर एक ऐसा एनिमल पाया जो मुझे पता भी नहीं था। इसके बाद चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं टूटता नहीं था, पर फिर भी दर्द आता रहा। घुटने खराब थे, मिड चेक में गया, शॉर्ट्स ली, फिर भी इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे और चैलेंज दिया, तूफान के अंदर खुले समंदर में अकेले नाव पे तैरिए। मैं डर गया था क्योंकि ऐसे तैरने की प्रैक्टिस नहीं थी, पर मैं रिफ्यूज नहीं कर सकता था। यह मेरे लिए मौका था अपनी लिमिट्स तोड़ने का। मैं समुंदर में घुस गया, पानी अंदर चला गया।
दिमाग घबरा गया लेकिन चिल्लाया, बोट क्रू 2। मेरा क्रू सुन के मुझे खींच के बोट में ले आया। ठंडा था पर टीम लीडर बन के दिखाया। दर्द पे काबू पा लिया। आखिरी दिन डेमो पिट में सब लोग कोल्ड मड में रोप ब्रिज क्रॉस कर रहे थे। नी फिर भी खराब, पर जब मेरा नाम आया मैंने रोप को छोड़ा नहीं। 9 महीने पहले मैं 297 पाउंड्स का था। क्वार्टर मील भी नहीं भाग सकता था, पर अब हेलविक के टॉप पे खड़ा था। अब मुझे डर नहीं था। मैं चाहता था ओशन, हवा सब और ठंडा हो जाए। अब मैं पूरी तरह से बदल चुका था, पर सबसे बड़ी पावर मेरे माइंड में थी। बॉडी तो बस एक हिस्सा थी। रोप से गिरने के बाद भी मैंने हंस के मड को हटा दिया। दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। हमारा बोट क्रू 2 सबसे सॉलिड था। किसी भी रेस में कोई बंदा नहीं छूटा, हर रेस जीती। ब्राउन शर्ट मिलना सिंबल था कि अब हम नेक्स्ट लेवल पे आ गए। लेकिन दर्द अब भी था, घुटने खराब थे, पर रोने का टाइम नहीं था क्योंकि नेक्स्ट फेज शुरू होने वाला था। अब पुल के बॉटम में नॉट टाइंग और इंस्ट्रक्टर्स मुझे दोबारा डुबाने को तैयार थे। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचिए कि दर्द खत्म हो गया है। अगर आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो रेडी हो जाइए हमेशा नेक्स्ट चैलेंज के लिए। चैलेंज 4। जो भी कंपटीशन वाली सिचुएशन है, पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपका ओपोनेंट कौन है, टीचर, कोच, बॉस या कोई क्लाइंट। चाहे वो आपके साथ जैसा भी बिहेव करे, एक ही तरीका है उनकी रिस्पेक्ट जीतने का और गेम पलटने का, वो है एक्सीलेंस। मतलब जिस भी काम या क्लास में आप हैं उसमें पहले से भी ज्यादा मेहनत डालिए, हर चीज परफेक्ट करिए और उनके स्टैंडर्ड से भी आगे निकल जाइए। अगर कोच आपको मैच नहीं खिला रहा तो प्रैक्टिस में मेहनत करिए। टीम के सबसे बेस्ट प्लेयर को चेक करिए, जिम में ट्रेनिंग करिए और ऑफ फील्ड भी फिल्म देखिए, प्लेज याद करिए ताकि कोच आपको इग्नोर न कर सके। अगर टीचर हैं तो असाइनमेंट पे एक्स्ट्रा टाइम लगाइए, बेस्ट क्वालिटी का काम दीजिए। जो होमवर्क नहीं दिया वो भी लिख के दीजिए। क्लास में फर्स्ट आइए, क्वेश्चंस पूछिए, ध्यान दीजिए ताकि टीचर को लगे कि आप अलग लेवल के आदमी हैं। बॉस है तो उनसे पहले ऑफिस आइए, उनके बाद घर जाइए, दिन रात काम करिए। जब डिलीवर करने का टाइम आए तो उनकी एक्सपेक्टेशन से भी बेटर बन जाइए। जो भी आपके सामने हैं उनको फोर्स करिए कि वो देखें कि आप क्या कर रहे हैं। उनको फील हो कि आप वो चीज़ कर रहे हैं जो वो खुद नहीं कर सकते। उनकी नेगेटिविटी को अपनी एनर्जी बनाइए और उनका सोल ले लीजिए, उनकी आत्मा। गॉगिंस का नी हेलविक के बाद बहुत खराब हो गया था, पर उन्होंने पेन छुपा के दिखाया कि वो फिट हैं, क्योंकि दोबारा हेलविक फेस करने का सोच भी नहीं सकते थे। डॉक्टर ने बस मेडिसिन दी, पर उनका दर्द कम नहीं हुआ। बर्ड्स की ट्रेनिंग में एक टफ अंडर वाटर नॉट टाइंग टेस्ट था, जो उनके लिए और मुश्किल हो गया क्योंकि नी तो ऑलरेडी खराब थी और इस ड्रिल में पानी में ट्रेडिंग करते हुए एक ही पैर से काम चलाना था। इंस्ट्रक्टर साइको पीट उनको और भी ज्यादा परेशान कर रहा था, पर्पजली टेंशन बढ़ा रहा था, पर गॉगिंस ने पेन, स्ट्रेस और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद सारे नॉट्स कंप्लीट किए बिना पैनिक किए। इस मुश्किल वक्त में गॉगिंस को समझ आया कि पूरी लाइफ में जो दुख, पेन, बुलिंग, एब्यूज हुआ, उसने एक्चुअली उनके दिमाग को मजबूत बनाया है। जैसे हाथ पे कैलोस बनाते हैं वैसे। नेगेटिव सोच और पेन को विक्टिम बनकर देखने के बजाय गॉगिंस ने ट्रेनिंग ग्राउंड समझा, अपनी सोच को फ्लिप किया और साइको को स्माइल करके दिखाया कि वो उससे ऊपर है। ये सब माइंड के स्ट्रेंथ की वजह से था। फिजिकल पेन के बावजूद उन्होंने अपनी लिमिट तोड़ दी। पूल के टेस्ट के बाद जब नेक्स्ट एक्सरसाइज हुई तो पेन के बावजूद उन्होंने अपनी लिमिट्स और क्रॉस कर दी, जैसे एक सेकेंड विंड आ गया हो। गॉगिंस को यह रियलाइजेशन हुआ कि हार्डशिप्स, फेलियर्स और पेन ही दिमाग को कैलस करते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि विक्टिम बनिए या वॉरियर। जब भी जिंदगी में डाउट्स आए, बस अपने टफ मोमेंट्स याद करिए, वो आपको दोबारा फाइट करने की पावर देंगे।
ज़्यादातर लोग अपने थॉट्स पे कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए वो माइंड के स्लेव्स बन जाते हैं। लेकिन जिन्होंने पेन, स्ट्रगल और फेलियर्स को फेस किया है, उनका माइंड कैलोज्ड हो जाता है और वो हर बैरियर को तोड़ सकते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग सबसे बेस्ट तरीका है अपने माइंड को कंट्रोल और स्ट्रांग बनाने का, क्योंकि उसमें तुरंत दिख जाता है कि आप कितना पुश कर सकते हैं। और जब सबसे कम मोटिवेशन हो तब भी अपना बेस्ट देना, यही रियल ग्रोथ है। गॉगिंस ने यही किया, हर पेन और प्रॉब्लम में और ज्यादा फाइट किया, इसलिए उनका माइंड स्टील का हो गया। लेकिन जब बोन ब्रोकन हो गई तो सिर्फ माइंड से कुछ नहीं होता, उनका नी फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए उनको घर भेज दिया गया। लेकिन वो क्विट नहीं हुए, तो उनको पता था कि दोबारा बुलाया जाएगा, बस फ्यूचर अनसर्टेन था। गॉगिंस को प्लेन से क्लॉस्ट्रोफोबिया होती थी, इसलिए ट्रेन से सैन डिएगो से शिकागो गए। ट्रेन जर्नी में 3 दिन तक उनका दिमाग कंफ्यूज था। पहले लगा सील बनने का सपना छोड़ दूं, शायद अब तक काफी सीख लिया है। फिर सोचा दूसरे जॉब्स ट्राई करूं, जैसे फायर फाइटर। तीसरे दिन अकाउंटेबिलिटी मिरर में खुद का सच बोला कि मैं डर रहा हूं, मैं वापस सब दुख सहने से डर रहा हूं। घर पहुंच के एक्स वाइफ पैम से मिले, समर में नी हील किया, सोचा फिर से नेवी सील ट्रेनिंग ज्वाइन करूं या नहीं। बहुत दिनों तक कंफ्यूजन था, फिर डिसाइड किया दोबारा ट्राई करेंगे, पर अंदर नेगेटिविटी और डाउट था। लेकिन मुझे पता था अगर अब क्विट किया तो पूरी लाइफ गिल्ट रहेगी कि एंड तक फाइट नहीं की। बर्ड्स ट्रेनिंग ऑफिसर ने कंफर्म किया कि वापस डे 1 वीक 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ब्राउन शर्ट वापस देना पड़ेगा और ये लास्ट चांस है। अगर इंजरी हुई तो फिर कभी वापस नहीं आ सकता। पैम फिर प्रेग्नेंट हो गई। गॉगिंस की लाइफ में और भी प्रेशर आ गया, पैसे नहीं, घर नहीं, फैमिली के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। खुद को अकाउंटेबिलिटी मिरर में देख रो दिया। मैंने कहा लाइफ एक नाइटमेयर है। माँ ने कहा तू फाइट करेगा हमेशा की तरह। उस रात मैंने फाइनली अपने पास्ट का सच एक्सेप्ट किया, जो अब्यूज, बुलिंग, इनसिक्योरिटी सब फेस किया। समझा कि असली दुश्मन वो खुद ही थे। अपने फादर की सच्चाई भी एक्सेप्ट की। समझा कि जब तक अपने पास्ट को गले नहीं लगाऊंगा ग्रोथ नहीं होगी। अपनी जिंदगी के सब दुख, प्रॉब्लम्स को फ्यूल बना लिया और डिसाइड किया अब कुछ भी हो पीछे नहीं हटूंगा। क्लास 235 में वापस गया, अपने काम से काम रखा। इस बार बस अपने सर्वाइवल पे फोकस किया। वहां एक लड़का था, डॉब्स, एलिट एथलीट था, पर दूसरों को नीचे दिखाता था। अपने ही बोट क्रू को तोड़ रहा था। हेलविक में उसकी ईगो, एरोगेंस और इनसिक्योरिटी उसके खिलाफ गई। वो ब्रेक डाउन हो गया और फाइनली क्विट कर दिया। गॉगिंस ने देखा कि जब तक फाउंडेशन अंदर से कमजोर हो, माइंडसेट टूट सकता है, चाहे कितनी भी कैलोस्ड माइंड हो। इसी हेलविक में एक और बंदा, जॉन स्कोप, न्यूमोनिया से मर गया और इंस्ट्रक्शंस ने कोल्डली अनाउंस किया, सेल्स की दुनिया वैसे ही टफ है और माइंड भी वैसे ही हार्ड चाहिए। गॉगिंस फिर से हेलविक से निकले, पर इस बार दोनों शिन्स में फ्रैक्चर था। फैमिली, प्रेग्नेंट वाइफ के साथ, $60,000 का कर्ज, छोटे फ्लैट में रहते थे। हर दिन डक टेप से पैर बांधते, ब्रोकन लेग्स के साथ रन करते। पेन में भी क्विट नहीं किए, सिर्फ अपने माइंड को और कैलोस करते गए। ट्रेनिंग रन्स में पेन अनबियरेबल होता, पर खुद से बात करते, पुश करते, और जब पेन पीक पे पहुंचता तो सोचते कि ये सब करके और भी हार्ड हो रहा हूं। इंस्ट्रक्टर्स भी इम्प्रेस्ड हुए, उनको सबसे टफ स्विमिंग टेस्ट दिए। बंधे हुए हाथ पैर से पूल क्रॉस करना पड़ा, बेरली पास किया। सेकेंड फेज में डाइव ट्रेनिंग, फिर भी पेन था, पर गिव अप नहीं किया। थर्ड फेज में जब ट्रेनिंग आइलैंड पे थी और इंस्ट्रक्टर्स ने टॉर्चर करना चालू किया तो गॉगिंस खुशी खुशी पार्टिसिपेट करते। एक पॉइंट पे इंस्ट्रक्टर्स ने उनको अलग कर दिया, कहा तू इसको एंजॉय करता है, बाहर आ जा। इसको गॉगिंस ने अपनी विक्ट्री माना। ग्रेजुएशन दिन आया, सब खुश, पर गॉगिंस के अंदर सैडनेस थी, क्योंकि उनको ये पेन और स्ट्रगल चाहिए थी। उन्होंने ट्रेनिंग को अपने लिए एक बैटल फील्ड समझा था,
जहां या तो वो पूरा टूट जाते या पूरा अनब्रेकेबल बन जाते। बर्ड से उनको पता चला कि इंसान का माइंड क्या कुछ सह सकता है और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। वो बस 36th अफ्रीकन अमेरिकन थे जो सील ट्रेनिंग ग्रेजुएट हुए, पर उनकी जर्नी अभी शुरू हुई थी। अब भी इम्पॉसिबल चीजें चेज करनी थी क्योंकि उनका मिशन खत्म नहीं हुआ था। चैलेंज 5। अब विजुअलाइज करने का टाइम है। हर आदमी का दिमाग 1 घंटे में हजारों सोचता है, लेकिन हम अक्सर बेकार की चीजों पर सोचते रहते हैं जो हम बदल नहीं सकते। अब आप अपनी लाइफ को कोई बड़ा ऑब्स्टिकल या गोल चूज करिए और इमेजिन करिए कि आप कैसे उसको पार करेंगे या अचीव करेंगे। गॉगिंस कहते हैं, जब भी कोई मुश्किल काम करता हूं, मैं रोज विजुअलाइज करता हूं कि सक्सेस कैसी लगेगी, कैसा फील होगा जब मैं जीतूंगा। ये सोच ट्रेनिंग में या लाइफ के किसी भी टास्क में आगे बढ़ने का दम देती है। लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा। आपको विजुअलाइज करना है कि रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और कैसे उनको हैंडल करेंगे। जैसे रेस में जाने से पहले गॉगिंस पूरा कोर्स दिमाग में घुमाते हैं, पॉसिबल चैलेंजेस सोचते हैं और उनके लिए प्लान बनाते हैं। हर चीज के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, पर अगर पहले से विजुअलाइजेशन करेंगे तो रेडी रहेंगे। अपने आप से कुछ बेसिक सवाल का जवाब रख लीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं? मुझे ड्राइव किस चीज से मिलती है? जो पेन है उसको कैसे फ्यूल बना सकता हूं? कौन सी चीजें दिमाग को हार्ड बनाती हैं? जब लाइफ में पेन या डाउट की वॉल आएगी, तब ये सब जवाब और अपना क्लोज्ड माइंड आपके काम आएगा। एक बात और याद रखिए, विजुअलाइज तभी काम करेगा जब एक्चुअल में मेहनत की जाए। झूठ के सपने देखने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। सक्सेस के पीछे डेली का डिसिप्लिन और पेन होता है, पर जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सफरिंग एक्सेप्ट करेंगे तो एक दिन नई जिंदगी आपको मिल जाएगी। गॉगिंस आगे की कहानी शुरू करते हैं। रेस के स्टार्ट में सब सही चल रहा था, मौसम भी ठीक था, मैं स्टडी पेस पे था, लेकिन मैं अंदर से जानता था कि ब्रेकडाउन आने वाला है, क्योंकि मैं 6 महीने से रनिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी, सिर्फ जिम जाता था। सैन डिएगो वनडे रेस एक फ्लैट और आसान जगह पे थी, लेकिन जब रेस शुरू हुई तो मैं 5th प्लेस पे था, बिना ट्रेनिंग के, बस जिम किए हुए था। रेस से एक दिन पहले मैं अपने इंस्ट्रक्टर एसबीजी के साथ हैवी वेट लिफ्टिंग भी कर आया, वो भी लेग्स की, क्योंकि उसका लॉजिक था कि दिमाग को वॉर के मूड में लाना है, थकान से लड़ना है। अल्ट्रा मैराथन रेस में सारे एक्सपर्ट रनर आए थे, सब अपने न्यूट्रिशन और प्लान पे ध्यान दे रहे थे। मैं सिर्फ रिड्स क्रैकर्स और म्योप्लेक्स शेक लेके पहुंचा था। मैं रेस के दौरान अपनी वाइफ केट को हर मील पे देखता, जो मुझे सपोर्ट कर रही थी, और एसबीजी भी चीयरिंग के लिए आया था। दूसरे रनर्स पतले थे, मैं अकेला बाउंसर टाइप था, कोई प्लान नहीं, बस भाग रहा था। रेस डायरेक्टर मिड्ज मुझे बार बार बोल रहा था पेस स्लो करो, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा था। मील 25 पे मैं मैराथन क्रॉस कर चुका था, लेकिन रेस सिर्फ शुरू हुई थी। दर्द बढ़ता गया, पैर छिल गया, खून निकल रहा था, क्वाड्स पेन में थे। तब फिर वही सवाल आया, क्यों कर रहा हूं ये सब? लेकिन इस बार जवाब अलग था। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं भाग रहा था, मैं अपने सील भाइयों के लिए था, उनके लिए जो मर गए ऑपरेशन रेड विंग्स में, उनके परिवार के लिए था। ऑपरेशन रेड विंग्स अफगानिस्तान में था, जिसमें मेरे दोस्तों की मौत हुई थी। उन्होंने तालिबान के खिलाफ मिशन किया। सब सील्स मेरे जाने पहचाने थे, डनी डेज, माइकल मर्फी, मैथ्यू एक्सेल्सन, मार्कस लुटरल तो बच गया, बाकी सब शहीद हो गए। बहुत बड़ा लॉस था, सील्स का पूरा एक हेलीकॉप्टर गिर गया था, सब लोग मर गए थे। सिर्फ मार्कस लुटरल अफगान विलेजर्स के कारण बचा। उस मिशन के बाद मैं सोचा कि मुझे कुछ करना है उन शहीद सील्स की फैमिली के लिए। मैं स्पेशल ऑपरेशंस वॉरियर फाउंडेशन के लिए पैसे जमा करना चाहता था। ये ऑर्गेनाइजेशन शहीदों के बच्चों की एजुकेशन संभालती है, बुक्स, ट्यूशन, सब कुछ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं दुनिया की सबसे टफ रेस बैड वाटर 135 भागूंगा और पैसा जमा करूंगा।
बैड वाटर 135 में एंट्री मिलने के लिए रूल था कि पहले एक 100 मील या 24 घंटे की रेस फिनिश करिए। रेस डायरेक्टर क्रिस कॉस्टमैन ने मुझे रूल्स क्लियर बता दिया था, कोई शॉर्टकट नहीं। एसबीजी ने रिकमेंडेशन दी, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा अगर वाकई में इतना टफ है तो सैन डिएगो वनडे जाकर 100 मील फिनिश करके दिखाओ, तब बात करना। मैं टोटली अनप्रिपेयर्ड था, लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट किया। इसलिए मैं 3 दिन के नोटिस पे बिना ट्रेनिंग के सैन डिएगो वनडे रेस में खड़ा था, सिर्फ अपने फॉलन दोस्तों के लिए, उनके परिवार के लिए, और प्रूव करने के लिए कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी बड़े पर्पस के लिए लड़ सकता हूँ। मुझे कोई ट्रॉफी नहीं चाहिए थी, ये सब उससे कहीं बड़ा था। 50 मील क्रॉस करते ही मेरी बॉडी पेन से भर गई, पैर भारी हो गए, चलना मुश्किल। फिर भी मैं रुक नहीं रहा था। शेन्स, लंग्स सब दर्द में थे, चेस्ट में जलन, सर्द रात, फॉग, आंखों के सामने सब गुम हो रहा था। मैं खुद से पूछ रहा था क्यों कर रहा हूँ ये सब। दिमाग में नेगेटिव थॉट्स, फिजिकल और इमोशनल पेन दोनों एक साथ आने लगे। 69 मील पे छोटा सा रैम भी एवरेस्ट लग रहा था। मैं ऑलमोस्ट गिर गया। 70 मील पे फाइनली कोलैप्स हो गया। वाइफ केट ने मुझे चेयर पे बिठाया, सॉक्स उतारे तो खून, ब्लिस्टर्स, ब्रोकन टोनेल्स, खून भी आ रहा था। मैं अपने ऊपर ही पेशाब और पॉटी भी कर दिया। फिर भी मैंने रेस नहीं छोड़ी। मोट्रिन, थोड़ा खाना, गैटोरेड सब लेकर फिर से खड़ा हुआ। बहुत धीरे धीरे चल रहा था, 20 मिनट पर मील। केट ने सच कहा कि इस स्पीड से 100 मील कंप्लीट नहीं होगा। मैं अंदर से टूट गया, लेकिन तब समझा कि असली रीजन ये सब करने का ऑपरेशन रेड विंग्स या किसी और के लिए नहीं, ये लड़ाई मेरी खुद से थी। कितना दर्द ले सकता हूँ, कितना आगे जा सकता हूँ, क्या मैं सच में हार जाऊंगा या फिर फाइट करूंगा। मैं अपने दिमाग के अंदर गया, अपनी पुरानी जीत याद की, जैसे स्कूल में पढ़ाई में फेल होने के बाद भी पास होना, वेट लॉस, बर्ड्स पास करना, फियर को हराना, यह सब मेरी कुकी जार थी। जब भी दर्द आता मैं इन कुकीज़ की याद से अपने आप को पुश करता, मोटिवेट करता, अपनी जीत याद करके फिर एक स्टेप बढ़ा लेता। छोटी जीत भी बहुत बड़ी होती है जब तक बड़ी जीत ना मिले, और यही छोटी जीतों ने मुझे इम्पॉसिबल दिखने वाली चीज़ के लिए ताकत दी। दर्द अब भी था, लेकिन अब मैं उसको इग्नोर कर रहा था, सिर्फ हर एक लैप को अपनी एक जीत समझ के कवर कर रहा था। धीरे धीरे 81, 82, 90, 95 मील क्रॉस किए, फिर 101 मील कंप्लीट किया, वो भी बिना ट्रेनिंग के। रेस के बाद बॉडी टूटी हुई थी, खून, पेशाब, पॉटी सब हो चुका था। वाइफ मुझे घर ले गई, मैं बेहोश हो गया। वापस आके शावर में पड़ा रहा। किडनी फेलियर तक का रिस्क था, लेकिन हॉस्पिटल नहीं गया क्योंकि मैं दर्द को महसूस करना चाहता था। ये पेन ही मेरी ट्रॉफी थी, मेरी जीत का सर्टिफिकेट थी। मुझे फील हुआ कि मैं खुद को अंडर एस्टिमेट करता हूँ। बॉडी और माइंड की लिमिट बहुत ऊपर है, सब कुछ दिमाग पर डिपेंड करता है। अगर बिना ट्रेनिंग के 101 मील दौड़ सकता हूँ तो थोड़ी मेहनत करके क्या कुछ नहीं कर सकता। ये रेस ने मुझे सिखा दिया कि असली जीत माइंड को मास्टर करना है और पेन को एंजॉय करना ही असली ट्रॉफी है। चैलेंज 6, अपनी कुकी जार का हिसाब लिखिए। सिर्फ अपनी बड़ी अचीवमेंट्स नहीं, जिंदगी के बड़े स्ट्रगल्स भी नोट करिए, जैसे सिगरेट छोड़ना, डिप्रेशन से निकलना, या बचपन की कोई मुश्किल जो आपने हर बार कोशिश करके जीती। वो छोटी छोटी चीज़ें भी लिखिए जो पहले फेल हुई पर दोबारा करके सक्सेस मिली, चाहे एग्ज़ाम हो, हैबिट चेंज हो या कुछ और। उन स्ट्रगल्स को महसूस करिए, याद करिए कि उस टाइम क्या फेल हुआ था जब आप जीते थे। अब अपने आज के गोल्स सेट करिए, चाहे वर्कआउट हो या पढ़ाई हो। वर्कआउट में अपना बेस्ट ब्रेक करने की सोचिए। पुलअप्स, पुशअप्स, रनिंग, साइकिलिंग, सब में अपनी लिमिट क्रॉस करने का ट्राई करिए। जब दर्द आए या लगे नहीं हो पाएगा, तब अपने दिमाग की कुकी जार में हाथ डाल के अपनी पुरानी जीत याद करिए। उस फीलिंग से अपने आप को पुश करिए। पढ़ाई या किसी और काम में भी यही चीज़ अप्लाई करिए। नए टारगेट सेट करिए, ज़्यादा देर तक फोकस करिए, नए रिकॉर्ड्स बनाइए। जब बोर हो या डाउट आए तो अपनी कुकी जार का यूज़ करिए।
अपने ओल्ड विंस से मोटिवेशन लीजिए और वापस लग जाइए। यह हीरो बनने का या अपने आप को बड़ी जीत समझने का सीन नहीं है। यह याद दिलाने का तरीका है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, ताकि जब असली स्ट्रगल आए तो उस एनर्जी से जीत पाएं। गॉगिंस किताब में आगे लिखते हैं कि मंडे मॉर्निंग थी। मैं 101 मील की रेस के सिर्फ 27 घंटे बाद फिर से अपने डेस्क पर बैठा था। बॉडी दर्द में डूबी हुई थी, पर मैंने ब्रेक नहीं लिया। क्रिस कॉस्टमैन को फ़ोन किया। सोचा था कि वो इम्प्रेस होगा कि मैंने 24 घंटे से कम में 100 मील पूरे किए, पर उसको फ़र्क नहीं पड़ा। उसने उल्टा पूछा कि क्या मैंने फुल 24 घंटे तक दौड़ा। उसके लिए मैं अभी भी इनफ नहीं था। मैं इरिटेट हुआ, पर फिर भी उससे और रेसेस पूछी, रेज्यूमे स्ट्रांग करने के लिए, क्योंकि मुझे बैड वाटर रेस में एंट्री चाहिए थी। उसने एक और टफ रेस सजेस्ट की, हर्ट 100 हवाई में। यह रेस माउंटेन पे जंगल में 24,500 फीट चढ़ाई उतराई थी, मतलब हद से ज्यादा मुश्किल। मैं अभी भी दर्द में था, पर मैराथन वेगस में चल रहा था, जो पहले से प्लान था। वहां भी बिना ट्रेनिंग के दौड़ गया, फुट इंजरी के बावजूद। पूरी रेस में पेन रहा, पर एड्रेनलिन ने चलाया और मैंने अपनी बेस्ट टाइम निकाल दी। बॉस्टन मैराथन के लिए क्वालिफाई कर गया, जबकि बॉडी बिल्कुल रेडी नहीं थी। यह सब देख के मैं सोचने लगा, मैं कितना कर सकता हूं। हम सब अपनी असली कैपेसिटी से कम ही ट्राई करते हैं। हम खुद ही अपने लिमिट्स बना लेते हैं और उसके अंदर ही जीना शुरू कर देते हैं। बैड वाटर के लिए मुझे एक और रेस करनी थी, इसलिए ट्रेनिंग स्टार्ट की। डेली 16 मील का कम्यूट दौड़ के करता था, कभी कभी वापस भी दौड़ के आता। फ्राइडे को हैवी रक्सैक के साथ, कभी 20 मील भी। 100 मील वीक का टारगेट बनाया, दर्द के बावजूद दौड़ता रहा। हर्ट 100 रेस हवाई में थी, जंगल के बीच, रेन फॉरेस्ट, बारिश, स्लिपरी ट्रेल। मेरे शूज भी नॉर्मल थे। हाइड्रेशन पैक टूट गया। सपोर्ट भी नहीं थी शुरू में, सॉल्ट पिल्स भी नहीं थे, किसी ने दिए। सब लोग मुझ पे हंस रहे थे कि पहली ट्रेल रेस इतनी टफ क्यों चुन ली। मैं फिर भी चला, गिरता पड़ा, दोस्ती भी हुई कॉम्पिटिटर से, पर लास्ट तक खुद ही फाइट करना था। रात को जंगल में काले अंधेरे में दौड़ रहा था, थक गया था, पेन लिमिट के बाहर जा चुकी थी। पर मैं एक चीज समझा कि हम सबके अंदर एक गवर्नर है। जैसे गाड़ी में स्पीड लिमिट लगती है, वैसे ही दिमाग में हमारे दर्द, डर, एक्सेस, कंफर्ट जोन सब मिलके एक लिमिट लगा देते हैं कि हम बस यहीं तक जा सकते हैं। पर असली में जब हमें लगता है कि हमने सब दे दिया, तब भी 40% तक ही दिया होता है। अभी भी हमारे अंदर 60% बचा होता है। यह है 40% रूल। इस रूल का यूज करिए अपनी लिमिट को तोड़ने के लिए। जितना दर्द सह सकते हैं उसको रोज स्ट्रेच करिए, फिर देखिए कितनी ग्रोथ होती है। कोई भी चीज लाइफ में परफेक्ट नहीं होती। हर जगह स्ट्रगल है, वर्क, स्कूल, रिलेशनशिप्स। कभी कभी लगता है गिव अप कर दो, पर तभी याद रखिएगा, दिमाग आपको झूठ बोल रहा है। आप इतने भी कमजोर नहीं हैं। दर्द से मत भागिए, पेन को चेस करिए, दिमाग को कैलस बनाइए, तब जाके असली पोटेंशियल अनलॉक होता है। ये एक दिन में नहीं होता, रोज काम करना पड़ता है। छोटे छोटे गोल्स चुन के आगे बढ़िए। काफी दफा आपको लगेगा कि मैं बस यहीं तक कर सकता हूं, पर बस थोड़ा सा और पुश करिए, फिर देखिए आपका माइंड कितना स्ट्रांग हो जाता है। अल्ट्रा रेसेस में मुझे ये सब पर्सनली फील हुआ। जो आदमी मैराथन में नहीं चल सकता था, वो 101 मील दौड़ गया। फिर जंगल की रेस में भी खुद को तोड़ दिया। सबने कहा कि गलती है, पर मैं रुका नहीं। मुझे समझ में आया कि हमारा दिमाग और बॉडी की असली पावर तब दिखाई देती है जब हम अपने गवर्नर को इग्नोर करके दर्द और पेन के उस पार जाते हैं। आप भी अपने अंदर छुपे 60% को अनलॉक करिए, चाहे आपका फील्ड कुछ भी हो। यह सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं, जिंदगी की है। पेन से मत डरिए, उसी में आपका असली वेपन है। जब मैंने देखा कि मेल्जर जैसे आदमी सबसे टफ ट्रेल पे ऐसे ग्लाइड कर रहा है जैसे कुछ है ही नहीं, तब समझ आया कि दुनिया में एक अलग ही लेवल के एथलीट्स होते हैं और कुछ वो पावर मेरे अंदर भी है। ये सबके अंदर होती है, पर उसको निकालने के लिए अपने दिमाग को बढ़ाना पड़ता है।
अपनी आइडेंटिटी को हटाना पड़ता है, हमेशा खुद से और निकालना पड़ता है, अपना गवर्नर हटाना पड़ता है जो लिमिट लगाता है। हार्ट 100 में मैंने पूरा तो नहीं दे पाया, 5th लैब बस चलकर पूरा किया, पर ख़त्म किया 33 घंटे 23 मिनट में 9th प्लेस पे। सिर्फ 23 लोग 23 लोग फिनिश कर पाए, मैं उनमें था। पर बॉडी इतनी ख़त्म हो गई थी कि 2 आदमियों ने मिलके मुझे कार तक ले गए। फिर भी मैं सीधा बेड वाटर एप्लीकेशन लिखने बैठ गया। कुछ दिन बाद कोस्टमैन का मेल आया कि मैं बेड वाटर में सिलेक्ट हो गया। अब मैं फुल नेवी सील था, प्लस बेड वाटर की तैयारी में लग गया। इस बार मैंने सब कुछ स्ट्रेटजिकल किया, रिसर्च करी, कोर्स स्टडी किया, हर पॉइंट नोट किया, कौन सा सेक्शन कब होगा, कितनी हीट होगी, कूलिंग स्टेशन कहाँ लगाना है, कौन से टर्न पे रुकना है, सब विजुअलाइज किया। अब मैं अपने ट्रेनिंग में भी वीकनेस को इग्नोर नहीं करता था, दर्द को समझ के ट्रेनिंग करता था। कई लोगों ने मुझे कहा कि तू पागल हो गया है, तू अभी दौड़ भी नहीं सकता, पर मैं रुका नहीं। नेगेटिव लोगों को इग्नोर करिए, अपनी कुकी जार का यूज़ करिए, याद कीजिए कि आप कौन हैं, अपने पूरे बेस्ट को याद रखिए। मैंने ट्रेनिंग में साइकिल चलाई, एलिप्टिकल पे 2-2 घंटे 5-5 लेयर के कपड़े पहन के, ताकि डेथ वैली की हीट की आदत हो जाए। रोइंग मशीन पे 30,000 मीटर रो करता, रक सैक में 50 पाउंड डाल के डेजर्ट में दौड़ता। लोग देखते थे कि मैं पागल हूं, पर मैं जानता था असली जंग तो अपने दिमाग के अंदर है। बेड वाटर के लिए मैं हर पॉसिबल पेन, हर वीकनेस, हर डर का विजुअलाइजेशन करता था कि कैसे फेस करूंगा, कैसे हैंडल करूंगा। वीकनेस को छुपा के नहीं, सामने लाके ही आगे बढ़ सकते हैं। बेड वाटर रेस वाला दिन आया। मैं और एकस पहले ग्रुप में थे। दोनों का लुक भी अलग था। मैं सबसे बड़ा बंदा था, उसने कलरफुल गियर पहना, मैंने टॉर्न टैंक टॉप। शुरू में पेस फास्ट थी, हीट से कुछ नहीं हुआ क्योंकि ट्रेनिंग सॉलिड थी। पर 26 मील के बाद रियलाइज हुआ कि फिर से मैं जल्दी निकल गया, डिहाइड्रेटेड हो गया, जीआई इशू हो गया, रोड पे ही बाथरूम जाना पड़ा। फिर भी गिव अप नहीं किया, पानी पिया, आगे बढ़ा। 42 मील पे चेक पॉइंट पर पहुंचा, लगभग 8 घंटे में। एकस मुझसे 1 घंटा आगे था। फिर 18 मील की चढ़ाई शुरू की, चलते चलते अपनी ट्रेनिंग का यूज़ किया। फिर 9 मील की उतराई पे पूरी दौड़ लगा दी, पर क्वाड्स का दर्द अलग लेवल का था, ब्लिस्टर हो गए। मील 110 के बाद घोड़े जैसे फ्लाइज आ गई, पूरी बॉडी पर बाइट किए। क्रू उनको हटाता रहा, पर रुकना नहीं था। 122 मील पर वाइफ ने कहा कि स्कॉट जूरिक सिर्फ 2 मील पीछे है। मैंने और पेस बढ़ाया, बस स्ट्रेटजी याद रही। जहां चढ़ाई थी चला, जहां फ्लैट था दौड़ लगाई। जेरिक और उसका पेसर मुझे ओवरटेक कर गए। मैं उनको चीयर किया, पर अपनी फाइट छोड़ी नहीं। 135 मील के बाद फाइनली फिनिश लाइन क्रॉस की, 30 घंटे 18 मिनट 54 सेकेंड में, 5th प्लेस पर। 19 रनर्स में 5th आना। जब हर मिनट छोड़ देने का मन किया पर नहीं छोड़ा, ये मेरी जीत थी। मेडल मिला, क्राउड चीयर कर रही थी, पर मैं सिर्फ सोच रहा था कि ये सिर्फ एक और स्टेप है, अभी और आगे जाना है। अभी भी मैं पूरा नहीं दे पाया, अभी भी लिमिट ऊपर है। बड़ी बात यह थी कि मैंने दिमाग के गवर्नर को हटा दिया, पर अब समझ आ गया लाइफ में कोई फिनिश लाइन नहीं है, हमेशा नया लेवल होता है, हमेशा और आगे जाना होता है। चैलेंज 7। इस चैलेंज का मेन पॉइंट है अपने दिमाग के गवर्नर को धीरे धीरे हटाना, मतलब जो लिमिट लगाता है उसको तोड़ना। गॉगिंस कहते हैं कि 1999 में जब वो 297 पाउंड के थे, उनकी पहली दौड़ सिर्फ क्वार्टर माइल थी, लेकिन 2007 में वो बिना रुके 205 मील दौड़ गए 39 घंटों में। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे पुश करके हुआ। आपका काम है कि जो आपका नॉर्मल रुकने का पॉइंट है उससे 5-10% ज़्यादा करिए। जैसे अगर आप मैक्सिमम 100 पुशअप एक दिन में करते हैं तो अगले दिन 105 या 110 करिए। अगर हर वीक 30 मील दौड़ते हैं तो अगले वीक 33 मील ट्राई करिए।
ये धीरे धीरे बढ़ाने से चोट नहीं लगेगी और आपकी बॉडी और माइंड दोनों अडेप्ट हो जाएंगे। आपका बेस लाइन भी रीसेट हो जाएगा, मतलब अब नेक्स्ट वीक फिर से 5-10% और बढ़ा सकते हैं। यह प्रोसेस रिपीट करते रहिए। यह दौड़ और तकलीफ आपको सिखाती है कि अपने माइंड की आवाज़ पे कैसे कंट्रोल पाना है। और जब आप फिजिकल लिमिट तोड़ने लग जाएंगे तो वो मेंटल स्ट्रेंथ आपकी लाइफ के हर एरिया में काम आती है, स्कूल, काम, सब जगह। आपको समझ आ जाएगा कि जहां आप फिजिकल में कम कर रहे थे, हो सकता है स्कूल या काम में भी अपनी असली पोटेंशियल से कम दे रहे हों। गॉगिंस किताब में आगे लिखते हैं कि कोना हवाई में अपना पहला अल्ट्रामैन रेस करने से पहले गॉगिंस अपनी माँ के साथ एक रिच आदमी के बंगलों में थे, पर वो सब उनको इम्प्रेस नहीं कर रहा था। उनका फोकस सिर्फ खुद को बेस्ट वर्जन बनाने पर था। रेस शुरू हुई। अल्ट्रामैन में 3 दिन में 6.2 मील स्विम, 261 मील बाइक और डबल मैराथन दौड़ना था। सिर्फ 30 लोग रेस में थे और एक आदमी व्हीलचेयर में था। उसकी हिम्मत ने गॉगिंस को इंस्पायर किया। अल्ट्रा रेसिंग में टैलेंट नहीं, बस हार्ट और हार्ड वर्क चाहिए होता है। गॉगिंस रेस के लिए भी पूरे रेडी नहीं थे। साइकिल दोस्त से मांगी, शूज बड़े थे, बाइक मैकेनिक्स नहीं आते थे। स्विमिंग की सिर्फ 6 बार प्रैक्टिस की, पर फिर भी पूरा ट्राई दिया। स्विम में उनकी स्किन कट हो गई, सॉल्टी पानी में छेद हो गए, प्यूकिंग हुई, फिर भी वो शोर तक गए, किनारे तक। ट्रांजिशन एरिया में सब लोग बाइक लेके निकल गए, जबकि वो अपने लैंड पे पड़े थे। अपने दर्द पे कंट्रोल पाके खुद से कहे कि फाइट में रहिए, धीरे धीरे लेग्स चलाइए, बाइक चलाई। चढ़ाई पर माउंटेन पकड़े, फिर दूसरे राइडर्स को ओवरटेक किए और पहले दिन के लास्ट तक दूसरे नंबर पे आ गए। दूसरे दिन बाइक राइड थी, 171 मील पहाड़ों में, और वो लीड से सिर्फ कुछ मिनट्स पीछे थे। उनकी सपोर्ट क्रू उनकी माँ और केट थी। न्यूट्रिशन, वाटर सब हैंडल कर रहे थे। पहाड़ी चढ़ाई में अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन डाउनहिल में टायर फट गया, साइकिल बिगड़ गई, हेलमेट टूट गया। बैकअप साइकिल लेके फिर चले, फिर ओरिजिनल साइकिल के रिपेयर हो गई तो वापस यूज किया। एंड तक वो 3rd पोजीशन पे थे। तीसरे दिन डबल मैराथन था। गॉगिंस ने सोचा जल्दी लीड बनाना होगा, पर 35 मील बाद ही बॉडी टूट गई। दर्द की वजह से वो दौड़ नहीं पा रहे थे। गैरी भी थक गया, पर लैंड शार्क अभी भी स्ट्रांग था। गॉगिंस का लीड धीरे धीरे घटा और लास्ट तक लैंड शार्क ने जीत ली। गॉगिंस सेकेंड आए, लेकिन रियलाइज किया कि रेस सिर्फ विल पावर से नहीं, स्ट्रेटजी और बैक स्टॉप से भी जीती जाती है। अगर शुरू में थोड़ा स्लो जाते, स्प्लिट टाइम्स पे बैक स्टॉप लगाते, एनर्जी बचा के रखते तो शायद जीत जाते। फिर भी सेकेंड प्लेस भी हार नहीं थी। उन्होंने फंड रेज किया, सेल्स का नाम ऊंचा किया और नेवी ब्रास ने नोटिस लिया। उनको एडमिरल विंटर्स ने बुलाया और कहा कि नेवी में अफ्रीकन अमेरिकन कम हैं, हमें उनको रिक्रूट करने के लिए आपकी मदद चाहिए। गॉगिंस को अपनी स्टोरी सुनानी थी, इंस्पायर करना था, और वो हर स्पीच में अपनी जर्नी बताते थे कि कैसे मुश्किलें आईं, पर हिम्मत और हार्ड वर्क से सब पॉसिबल हुआ। वो चाहते थे कि सबको लगे कि चाहे सेल बनिए या न बनिए, लाइफ में कुछ भी मुमकिन है अगर हार्ड काम और ओपन माइंड हो। गॉगिंस पूरे साल में 250 दिन रोड पे रहते थे। हर स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी में स्पीचेस देते, रेस करते, ट्रेनिंग देते, लोकल किड्स को अपने रन्स में बुलाते। वो अपनी पूरी लाइफ फुल स्केड्यूल मैनेज करते। सुबह 4 बजे उठते, रनिंग, साइकिलिंग, जिम, फिर ऑफिस, फिर शाम को भी वर्कआउट, फैमिली टाइम और रेस्ट, सब कुछ प्लान करते। उनका कहना है कि लोग कहते हैं टाइम नहीं है, पर असल में हम टाइम वेस्ट करते हैं टीवी, फोन, गॉसिप में। अपना पूरा दिन ऑडिट करिए, हर टास्क टाइम स्लॉट में डालिए, बैक स्टॉप लगाइए। अगर एक टास्क लंबा हो तो दूसरा तुरंत स्टार्ट करिए। कम बातों पे ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया, बकवास चीज़ें कम करिए। गॉगिंस कहते हैं कि चाहे आपका गोल फिटनेस हो, बिजनेस हो, लैंग्वेज सीखना हो या कुछ भी, आपको अपना स्केड्यूल टाइट करना पड़ेगा। यूजलेस हैबिट्स हटाइए, पूरे दिन का प्लान बनाइए,
रेस्ट भी ज़रूरी है, रिचार्ज करिए। दिन को मिशन की तरह ट्रीट करिए। जिंदगी में कभी फिनिश लाइन नहीं आती, हमेशा और हार्ड होना है, वीकनेस को स्ट्रांग बनाना है और लाइफ लॉन्ग चैंपियनशिप पेस पे जीना है। मेन पॉइंट है कि हार्ड वर्क, सेल्फ मास्टरी और डिसिप्लिन से ही रियल सक्सेस मिलती है। टैलेंट ऑप्शनल है, काम जरूरी है। आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप कोना 2008 में गॉगिंस और सील कमांडर केथ डेविड्स ने रेस की। दोनों ने नेवी सील्स को रिप्रेजेंट किया। एनबीसी पर उनका रेस कवर हुआ। रेस शुरू होने से पहले दोनों एक प्लेन से पैराशूट लगा के समुद्र में कूदे, फिर किनारे पे आए और तुरंत रेस में शामिल हो गए। स्विम में डेविड आगे निकल गया, साइकिल पे गॉगिंस का बैग टाइट हो गया। मैराथन की शुरुआत में बॉडी ने साथ नहीं दिया, पर गॉगिंस फाइट में बने रहे। मील 10 के बाद उन्होंने रिदम पकड़ा। डेविड्स को आगे स्ट्रगल करते देखा। लास्ट में कुछ मील दोनों साथ दौड़े, फिनिश लाइन एक साथ क्रॉस की, हक किया। टीवी पे इमोशनल मोमेंट बना। उस टाइम लाइफ बढ़िया चल रही थी, कैरियर टॉप पर था, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में नाम बना लिया था, प्लान था वापस बैटलफील्ड जाने का। लेकिन लाइफ में कभी भी केओस आ सकता है, चाहे सब सही चल रहा हो। कभी छोटी इंजरीज या इश्यूज आते हैं तो एडजस्ट करिए। अपनी एनर्जी नई चीज सीखने, कमजोरियों पे काम करने में लगाइए। कमजोरियों पे काम करना बोरिंग लगता है, पर यही टाइम इंप्रूवमेंट का होता है। फोकस लूज मत करिए, माइंडसेट को टाइट रखिए। गॉगिंस के लिए ट्रेनिंग रेसेस या मेडल्स के लिए नहीं, लाइफ के लिए है। लाइफ सबसे बड़ा इंड्योरेंस स्पोर्ट है। हार्ट ट्रेन करिए, अनकंफर्टेबल रहिए, माइंड को कैलस बनाइए, ताकि जब रियल प्रॉब्लम आए तो आप ब्रेक ना हो। कभी कभी लाइफ हार्ट पर डायरेक्ट अटैक करती है। 2009 में रिक्रूटमेंट डिटेल खत्म हो रही थी। गॉगिंस वापस फील्ड में जाने की सोच रहे थे, पर रेस अक्रॉस अमेरिका के लिए प्रिपेयर करते हुए उनका हार्ट प्रॉब्लम हो गया। रेस्टिंग हार्ट रेट बढ़ गया। थोड़ा सा काम करते कि हार्ट 150 बीट्स पर चला जाता था। डॉक्टर्स ने टेस्ट किया, पता चला कि बचपन से उनके हार्ट में छेद है, होल, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इस वजह से उनकी बॉडी में हाफ ऑक्सीजन ही मिल रही थी। लंग्स पर लोड, फेलगम, फटीग सब एक्सप्लेन हो गया। डॉक्टर बोले, तुम अब तक जो कर पाए वो एक चमत्कार है, मिरेकल। सर्जरी हुई, एनेस्थीसिया पूरा काम नहीं किया। आधे होश में ऑपरेशन हुआ, हार्ट में पैच लगाया। थोड़े दिन बाद लाइट एक्सरसाइज ट्राई की तो हार्ट फिर से एफी में चला गया, पल्स रैंडम हो गई, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा। दूसरे डॉक्टर्स ने देखा, कहा कि पैच काम नहीं कर रहा, फिर से सर्जरी होगी। नेवी ने कहा सेफ खेलो, रिटायर हो जाओ। गॉगिंस ने मना कर दिया। एक अच्छा डॉक्टर ढूंढा, पर सेकेंड सर्जरी पे पहले मंथ्स तक वेट करना पड़ा। उस टाइम गॉगिंस फील्ड में नहीं जा सकते थे, बस रिक्रूटमेंट और एडमिन का काम कर रहे थे। डिटेल पे काम सीखे, बोरिंग चीजें भी सिंसियरली की, क्योंकि माइंड को शार्प रखना था, विक्टिम नहीं बनना था। सेकेंड सर्जरी के दिन हॉस्पिटल में जाते हुए गॉगिंस के दिमाग में ये आया कि अगर अब कुछ भी सही न हुआ, क्या मैं रिटायर होके खुश हो पाऊंगा? उनके अंदर से आवाज आई, फक नो। मतलब उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, चाहे बॉडी कितनी भी टूट गई। माइंड का गेम कभी खत्म नहीं होता। चैलेंज 8। इस चैलेंज में आपको अपने दिन को पूरा स्केड्यूल करना है। आजकल हम सब मल्टीटास्किंग करते हैं, इस वजह से काम आधा अधूरा होता है। ये चैलेंज 3 हफ्ते का है। पहले वीक में अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करिए, लेकिन हर चीज का रिकॉर्ड रखिए। कब काम करते हैं, कब फोन चेक करते हैं, मील ब्रेक कितनी लंबी होती है, एक्सरसाइज, टीवी, दोस्तों से बात, कम्यूट, सब कुछ लिख लीजिए टाइम के साथ। इससे टाइम समझ आएगा कि दिन में कितना टाइम वेस्ट हो रहा है और कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दूसरे वीक में अपने लिए बेस्ट स्केड्यूल बनाइए। हर काम को 15 से 30 मिनट के ब्लॉक्स में फिक्स करिए। कुछ काम ज्यादा टाइम लेंगे तो उनके लिए ज्यादा ब्लॉक्स रख लीजिए, या पूरा दिन भी। जब एक काम करिए तो सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए, पूरा फोकस रखिए, मल्टीटास्किंग मत करिए। जब दूसरा काम शुरू हो, पहला काम साइड में रख दीजिए और पूरा फोकस दूसरे पे लगाइए। मील ब्रेक फिक्स रखिए,
खाना खत्म हो गया तो टाइम वेस्ट मत करिए। एक्सरसाइज और रेस्ट का भी टाइम फिक्स करिए, और जब रेस्ट का टाइम हो तो सच में रेस्ट करिए, न फोन न सोशल मीडिया। दूसरे वीक में भी नोट्स बनाइए टाइम स्टैम्प्स के साथ, शायद फिर भी थोड़ा डेड स्पेस मिले, उसको भी नोटिस करिए। तीसरे वीक तक आपका स्केड्यूल ऐसा हो जाना चाहिए जिससे पूरा दिन का यूज हो, बिना नींद सेक्रीफाइस किए। गॉगिंस आगे लिखते हैं कि मुझे ऑपरेशन के टाइम एनेस्थीसिया लगा तो मैं अपनी पुरानी लाइफ में चला गया, जंगल में मिशन पर। मैं तब 27 साल का था, नेवी सील बन चुका था, रियल कॉम्बैट का हिस्सा बन गया था। हम मलेशिया में जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग कर रहे थे, हेलीकॉप्टर से रेपलिंग, फास्ट रोप, और मैं सबसे बड़ा होने की वजह से M60 पिग गन उठा रहा था जो काफी हैवी थी, और उसकी बेल्ट भी बहुत वजन की होती है। हर वक्त मुझे पूरी टीम के साथ चलना पड़ता था, चाहे कितने भी भारी सामान हो। ट्रेनिंग रियल कॉम्बैट जैसी ही होती थी। बैरल डिस्क्रिशन सीखना पड़ता था, सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता था। सील बनने के बाद भी हर वक्त जजमेंट होती रहती है, गलती की तो गन ले ली जाएगी या निकाल दिया जाएगा। टीम में सिर्फ बेस्ट लोग बचते हैं। सील्स का फिजिकल ट्रेनिंग बहुत टफ था। सुबह रन, स्विम, रन, सब एक दूसरे से कॉम्पीट करते थे। हमारे ऑफिसर्स खुद सबसे आगे रहते थे। कंपटीशन से पूरी टीम की लेवल ऊपर चली गई। लेकिन जब भी वॉर का मौका नहीं मिलता था तो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए और भी हार्ड ट्रेनिंग करते थे। सील्स की लाइफ बाहर से रॉक स्टार लगती है, लेकिन मैं पार्टी नहीं करता था। मैं रात को सिर्फ रेस्ट करता था और पढ़ाई करता था। हमेशा मिशन रेडी रहता था। वैसे ने कहा कि टीम का हिस्सा बनने के लिए थोड़ा सोशल होना पड़ता है, लेकिन मुझे पता था मैं अलग हूं। मैं कुछ अलग ही मेंटेलिटी के साथ आया था। मैं सील्स में था लेकिन ब्रदरहुड में नहीं था। मैं अपनी मेहनत से ही आया था और वही मेरा असली वैल्यू था। मैं हमेशा और आगे बढ़ना चाहता था। मैं डेल्टा फोर्स जैसे बेस्ट लोगों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे सबसे बेस्ट बनना था। मैंने आर्मी रेंजर स्कूल जाने के लिए 7 चिट्स डाली, 6 इग्नोर हो गई, 7th पर अप्रूवल मिल गई। ओवैसी ने कहा, तू वो बंदा है जो POW बनना चाहता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि तू कितना कर सकता है। मैंने देवगुरु के ग्रीन टीम स्क्रीन के लिए भी क्लियर किया। सिर्फ 3 लोग पास हुए, मैं उनमें था। फिर मैं रेंजर स्कूल चला गया। रेंजर स्कूल में सबसे पहले मुझे ब्रेवो कंपनी का फर्स्ट सार्जेंट बना दिया, क्योंकि मैंने रेंजर क्रीड पूरा याद किया था। यहाँ सब इक्वल हो जाते हैं, कोई स्पेशल बैज नहीं, सबको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। मैं अपने प्लाटून का लीडर था, मुझे दूसरों का भी ध्यान रखना था। फिजिकल चीजें मेरे लिए मैनेजेबल थी, लेकिन अब मैं दूसरों को भी इंस्पायर करता था, हेल्प करता था। लीडरशिप क्वालिटी सीखी हर फेज में, जैसे फोर्ट बेनिंग, माउंटेन फेज, फ्लोरिडा फेज, सब जगह काफी ब्रूटल टेस्ट होते थे। सर्दी, भूख, नींद की कमी, सब कुछ सहना पड़ता था। माउंटेन फेज में भयंकर सर्दी में भी मैं फ्रंट पे खड़ा रहा। लोग ग्रुपिंग कर रहे थे ताकि गर्मी मिले, लेकिन मैं स्टॉर्म में भी अपना ड्यूटी करता रहा। दूसरे लोग भी इंस्पायर होके आ गए। रेंजर स्कूल में मैं लीडर बना, दूसरों को हेल्प किया, खुद एग्जॉस्टेड रहा, लेकिन हमेशा एग्जाम्पल सेट किया। फाइनल फ्लोरिडा फेज में पानी, ठंड, फटीग, हर चीज को फेस किया। लेकिन मैं चाहे लीडर था या नहीं, दूसरों को मोटिवेट करता रहा। 308 लोग आए थे, 96 पास हुए। ब्रेवे प्लाटून के ज्यादातर लोग ग्रेजुएट हुए। मैं एनलिस्टेड ऑनर मैन बना। 100% पीयर इविल मिली, मतलब सबने मेरी लीडरशिप को वैल्यू किया। मैं 56 पाउंड्स लूज कर चुका था, पूरा वीक लग रहा था, लेकिन एंड में ग्रेटिट्यूड था कि मैंने ये सरवाइव किया। इस पूरे एक्सपीरियंस में मुझे समझ आया कि लीडर वही है जो हमेशा एग्जॉस्टेड रहे, एरोगेंस ना आए, सबको इक्वल माने और सबसे मुश्किल टाइम में भी फ्रंट पे खड़ा हो, दूसरों को इंस्पायर करे। अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन बनना है तो सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों को भी उनका बेस्ट दिखाना
सिखाना पड़ता है। ज़्यादातर लोग रेंजर स्कूल के बाद कुछ हफ्ते रेस्ट करते हैं और वजन वापस बढ़ाते हैं, लेकिन मैं सीधा ग्रेजुएशन के दिन ही अपनी दूसरी सील प्लाटून ज्वाइन करने चला गया, बिना ब्रेक लिए। मैं हमेशा अपने स्टैंडर्ड्स को अनकॉमन रखना चाहता था, चाहे कोई देखे या ना देखे। हर जगह, बर्ड से लेकर रेंजर स्कूल तक, मैं हार्ड वर्क के लिए फेमस था। दूसरे प्लाटून के ओआईसी ने मुझे पीटी का हेड बनाया, तो मैंने पूरा फोकस डाल दिया कि प्लाटून को सबसे बैटल रेडी बनाऊं। हमारी ट्रेनिंग सबसे टफ थी। सुबह 5 बजे रन, स्विम, रन, फिर रक, ऑब्स्टिकल कोर्स, लॉग्स उठाना, पुशअप्स। हर दिन वर्कआउट और भी मुश्किल होता गया, लेकिन थोड़े दिन बाद ही लोग थकने लगे, अटेंडेंस कम होने लगी और ओआईसी और चीफ ने मुझे साइड पे ले जाके कहा कि गॉगिंस, ये सब पागलपन है, हम अब बर्ड्स में नहीं हैं। मुझे ये सब समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे लिए सील इथोस यही था, रोज अपने आप को प्रूव करना। लेकिन उन लोगों को सिर्फ जिम का वर्कआउट ही चाहिए था, हार्ड पीटी नहीं। उनका रिएक्शन देख के मैं डिसअपॉइंट हो गया। उनकी लीडरशिप से रिस्पेक्ट खत्म हो गई, लेकिन मैं अपनी कंफर्ट जोन की सुनता ही नहीं था। मैं रोज खुद को पुश करता था, चाहे मुझे भी पसंद ना हो। मैं मानता था कि जिंदगी हर दिन जीरो से स्टार्ट होती है। कभी भी अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। जो भी अचीवमेंट हो, उसके बाद फिर से नया गोल, नई मेहनत। विक्ट्री को थोड़ा सेलिब्रेट करिए, फिर वापस जीरो पे आ जाइए। दूसरे प्लाटून में मुझे समझ आया कि ज्यादातर लोग, चाहे वो सील हों या कोई और, एक सर्टेन लेवल तक ही पुश करते हैं, फिर सेटल हो जाते हैं। लेकिन मैं सेटल होना पसंद नहीं करता था। प्लाटून में बस एक बंदा, स्लेज, था जो मेरे साथ था। स्लेज भी टफ था, पहले स्ट्रगल करता था, लेकिन हमारे साथ ट्रेनिंग करके एकदम बदल गया। 100 सेट्स ऑफ 10 पुलअप्स तक पहुंच गया। 35 पाउंड्स वजन कम किया। इराक में हम लोग वेट रूम में ही रहते, डेडलिफ्ट्स, हिप स्लेड, माइंड को ट्रेन करते थे कि डिस्कम्फर्ट में भी रिलैक्स रह सकें। बॉडी नहीं, माइंड को टॉर्चर प्रूफ बना रहे थे। प्लाटून में डिवाइड हो गया, मैं और स्लेज एक तरफ, बाकी लोग दूसरी तरफ। मैं अपने एटीट्यूड में ही घूम रहता था, सबसे अलग, बस काम करता था। इसलिए मुझे लीव मी अलोन गॉगिंस बोलते थे। मुझे तब ये नहीं समझ आया कि मेरी डिसअपॉइंटमेंट मेरी खुद की प्रॉब्लम थी, दूसरों की नहीं। मेरी असली ड्यूटी टीम को इंस्पायर करना था, लेकिन मैं बस दिखाता था कि मैं कितना हार्ड हूं, उनको उठाता नहीं था। टीम का गैप कभी फेल नहीं किया। मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि लीडरशिप गलत हो गई है, ये मेरी ईगो थी। दूसरे प्लाटून के बाद मुझे फ्री फॉल स्कूल भेजा गया, फिर असॉल्ट्स इंस्ट्रक्टर बना दिया गया। ग्रीन टीम यानी देवगुरु के लिए प्रिपेयर हो रही थी, लेकिन मुझे कभी ऑर्डर्स नहीं आया। बाकी 2 लोगों को ऑर्डर्स मिल गए, मुझे दोबारा स्क्रीन करने बोला गया। इंटरव्यू में मोस्टली रेस के क्वेश्चंस पूछे गए। हमारे ग्रुप में ब्लैक जोक सुनोगे तो कैसे रिएक्ट करोगे? मैं अंदर ही अंदर सोचा, कैसे हैंडल करोगे जब मैं सबसे हार्ड निकलूंगा? उनका मैसेज था कि यहाँ एंट्री की अपनी टर्म्स और कंडीशंस हैं। मुझे सब समझ आ गया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ग्रीन टीम के ऑर्डर्स कभी नहीं मिले। मैं फिर भी रुका नहीं। डेल्टा फोर्स, जो आर्मी का, देवगुरु के लिए अप्लाई किया। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत टफ था। आईक्यू टेस्ट, रेज्यूमे, लैंड नेविगेशन, पीटी, सब कुछ क्रॉस कंट्री, हर दिन नई टेस्ट, अननोन डिस्टेंस, अननोन कट ऑफ। मैं चाहता हूं कि मैं अनकॉमन हूं, तो पहले दिन से ही सबसे आगे निकल गया। लेकिन एक दिन एंकल इंजरी हो गई। फिर भी मैंने ट्राई किया, लेकिन एक पॉइंट पे टाइम मिस कर दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर भी डेल्टा ऑफिसर ने कहा कि तू स्टड है, हील हो जा, फिर आ जाना, तू परफेक्ट एडिशन होगा। लेकिन कब? वापस सील टीम गया। अब मुझे वॉरियर नहीं, इंस्ट्रक्टर बना दिया। थोड़ा मोरल डाउन था, लेकिन समझा कि हर जगह प्रेजुडिस होता है, और जब तुम ओनली वन होते हो तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ता है कि कैसे हैंडल करना है। मैं हमेशा इस फीलिंग को फ्यूल की तरह यूज करता था, चाहे लोग मेरे अगेंस्ट हो। मैं और हार्ड काम करता था, लेकिन यह भी रियलाइज हुआ कि सिर्फ कन्फ्रंटेशन से कुछ हद तक ही आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी दुश्मनी भी खुद क्रिएट हो जाती है। मैं नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, इंस्ट्रक्टर जॉब को बेस्ट बनाया,
और अपने अल्ट्रा क्विस्ट की वजह से फिर कैरियर रिवाइव किया। फिर पता चला मेरा दिल ही पूरा ठीक नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा तो अंदर ही अंदर मैं स्माइल कर रहा था, क्योंकि अब साइंटिफिक प्रूफ था कि मैं वाकई अनकॉमन हूं, सबसे अलग। चैलेंज 9। अगर आप सच में अनकॉमन बनना चाहते हैं तो सिर्फ एक लेवल तक पहुंच के रुकिए मत। ग्रेटनेस कोई चीज नहीं है जो एक बार मिल गई तो हमेशा आपके पास रहेगी। वो तो एक पल में गायब हो सकती है। जो लोग सोचते हैं कि बस थोड़ा स्टेटस, रिस्पेक्ट या सक्सेस मिल गई तो लाइफ बन गई, उनको यह समझना चाहिए कि ग्रेटनेस को जिंदा रखना बहुत मुश्किल है। हमेशा और ज्यादा पाने की भूख रखनी पड़ेगी। लगातार मेहनत और लगातार खुद को पुश करते रहना पड़ेगा। ये जर्नी सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा फोकस देना पड़ता है। कभी कभी बैलेंस भी हिल जाता है, पर अनकॉमन बनना है तो इतना तो देना ही पड़ेगा। असली ओवर अचीवर वही होता है जो सबके बीच भी अलग दिखे। सिंपल लोगों के बीच शाइन करना आसान है, पर जब आप खुद स्ट्रांग लोगों के बीच हैं, सब अल्फा हैं, तो फिर क्या करेंगे आप अलग दिखने के लिए? सिर्फ बड़ी जगह पर पहुंचना काफी नहीं है, वहां सबसे ऊपर भी दिखना है। जैसे वॉर्टन में सिर्फ एडमिशन नहीं, नंबर 1 भी बनना है। कभी भी सेटिस्फैक्शन या कॉम्प्लेसेंसी को मत आने दीजिए, खुद के अंदर भी नहीं, अपने आसपास के लोगों में भी नहीं। खुद के सामने हमेशा नए चैलेंजेस खड़े करिए, क्योंकि वहीं से आपकी असली ग्रोथ होगी। जब आप ऐसे ऑब्स्टिकल्स फेस करेंगे तभी आप अलग खड़े दिखेंगे, एकदम अकेले, सबसे अलग। यही है अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन बनना। डेविड गॉगिंस 27 सितंबर 2012 को 30 रॉकेफेलर सेंटर की एक जिम में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने गए थे। 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का रिकॉर्ड। प्लान था 4020 पुलअप्स। चैरिटी के लिए भी पैसे जमा करने थे, पर असली मोटिवेशन रिकॉर्ड तोड़ना था। उन्होंने पूरे 5-6 महीने में 40,000 पुलअप्स प्रैक्टिस किए। खुद पे कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि हार्ट सर्जरी के बाद पहली बार उनका हार्ट परफेक्ट चल रहा था। सेल्स ने उन्हें कॉम्बैट रोल से हटा दिया था, तो वो बस अपनी कहानी शेयर करते थे, पर अंदर से सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, दोबारा फाइट करना। जब फिर से मेडिकली फिट हुए तो उन्होंने डेल्टा सिलेक्शन ट्राई किया। वहां भी सबको अपना बेस्ट दिखाने का सोचा। किसी चीज में हाफ एसेस्ड काम नहीं किया, हर टेस्ट को टॉप पर फिनिश किया। डेल्टा सिलेक्शन के लास्ट डेज में ओवर कॉन्फिडेंस आया, गलत पावर लाइन फॉलो की, मैप चेक नहीं किया, टाइम वेस्ट हुआ, रूल्स तोड़ के रोड्स यूज किए, फिर भी टाइम पे फिनिश किया, पर रूल्स ब्रेक करने पे बाहर हो गए। अपने दोस्तों को कहा कि गलती उनकी थी, क्योंकि बैटल फील्ड पे 1 सेकेंड की चूक मौत ला सकती है। वापस सील बने, एसडीवी यूनिट में चले गए, हवाई शिफ्ट हुए। रनिंग से प्रॉब्लम होने लगी, फिर पुलअप्स पे ध्यान दिए और पुलअप वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ फोकस शिफ्ट हुआ। पहला रिकॉर्ड अटेम्प्ट टुडे शो पे था। सब कैमरास, क्राउड और अनस्टेबल बार की वजह से प्रॉब्लम हुई। पहले 2500 पुलअप्स हुए, फिर बॉडी फेल होने लगी, लैक्टिक एसिड, मसल फेलियर, सब कुछ। प्लान था 24 घंटे में तोड़ने का, पर सिर्फ 2500 पे रुक गए। लाइव टीवी पे फेल हुए, पर शेम नहीं फील किया। उन्होंने एनालिसिस की, गलतियां निकली। इन्वायरमेंट ठीक नहीं था, बार वीक था, ब्रेक लंबा था, डाइट परफेक्ट नहीं थी, फोकस चैरिटी था और टीवी पे ज्यादा था, पुलअप्स पे कम। रियलाइजेशन ये हुई कि हर फेल के बाद सही तरीके से एनालिसिस करना जरूरी है, फिर चाहे फेल पब्लिक हो या प्राइवेट। 2 हफ्ते तक पुलअप बार नहीं छुआ, फिर वापस ट्राई किया। बार की क्वालिटी चेंज की, चौक, ग्लव्स, टेप सब टेस्ट किया। दूसरी जगह नैशविले के एक सिंपल क्रॉसफिट जिम में फिर अटेम्प्ट किया। सारी चीज़ें टाइट रखी, ट्रेनिंग प्लान सॉलिड बनाया। शुरुआत में सब स्मूथ था, पर 4 घंटे बाद हैंड्स ब्लिस्टर होने लगे, ग्लव्स के नीचे स्किन फट गई। डॉक्टर को बुलाया, लोकल एनेस्थीसिया लगवाया, फिर भी रुके नहीं। हर चीज़ ट्राई की पेन कंट्रोल करने के लिए, पर फिर भी बॉडी ने आंसर दे दिया। 3200 पुलअप्स के बाद हैंड्स बिल्कुल खत्म हो गए, नर्व्स तक स्किन छिल गई, पर फिर भी फाइट नहीं छोड़ी। जब तक बॉडी में जान थी लगातार ट्राई किया।
जब फाइनली रुकना पड़ा तो रिग्रेट था कि दूसरों को डिसअपॉइंट किया, पर मदर ने कहा तू फिर ट्राई करेगा। उनकी माँ हमेशा उनको सही बात बोलती थी, कभी कंफर्ट की बात नहीं करती थी, हमेशा पुश करती थी वापस ट्राई करने के लिए। गॉगिंस को समझ आया कि हम सबको ऐसे लोग चाहिए जो हमको कंफर्ट नहीं सच्चाई बताएं और दोबारा लड़ने के लिए इंस्पायर करें, चाहे हम फॉक्स होल में हों या लाइफ के किसी स्ट्रगल में। गॉगिंस ने डिसाइड किया कि मैं वापस आऊंगा और फेल होने के बावजूद गिव अप नहीं किया, एनालिसिस किया और खुद को एम्पावर किया कि नेक्स्ट टाइम और बेहतर करके दिखाना है। जिंदगी में फेलियर सबसे ज्यादा इग्नोर किया हुआ और सबसे कॉमन गिफ्ट है। गॉगिंस ने कई बार फेल किए, लेकिन उन्होंने हर बार अपने फेलियर की इन्वेस्टिगेशन की, लिख के एनालिसिस किया ताकि पता चले क्या सही हुआ क्या गलत। उन्होंने सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे, जैसे नेंडर का जिम परफेक्ट था, एनवायरनमेंट डार्क और रियल था, लोगों का सपोर्ट अच्छा था, इक्विपमेंट सही था और पुलअप बार ने हाथ खराब किया, पर उसके बावजूद उन्होंने पिछली बार से 700 पुलअप्स ज्यादा किए। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अगले अटेम्प्ट में वॉलंटियर्स कम होंगे ताकि रूम में नॉइस कम हो। माइंडसेट का भी चेक किया, उनकी प्रिपरेशन और डेडिकेशन तो सही थी, लेकिन बिलीफ थोड़ा हिल गया था और इस बार उनको डाउट खत्म करना था। दूसरे अटेम्प्ट के बाद इंटरनेट पे सब लोग बोल रहे थे कि वो बहुत बड़ा है, उसके हाथ पतले नहीं है, वो कभी रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता। लेकिन गॉगिंस ने डिसाइड किया कि वो अपना दिमाग खुद कंट्रोल करेंगे। उन्होंने सोचा रॉजर बेनिस्टर की तरह, जिन्होंने 4 मिनट मील तोड़ के दिखाया। उन्होंने भी एक्सपर्ट की बात नहीं सुनी, अपना काम किया और आज हजारों लोग वही कर चुके हैं। गॉगिंस ने भी सोचा रिकॉर्ड मेरा है, बस अभी डेट फिक्स नहीं है। जैसे ही ये सोचा प्रेशर कम हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। टेक्निकल रिव्यू किया, नंबर्स देखे। पहले 2 अटेम्प्ट्स में 6 पुलअप्स पर मिनट पे चले, लेकिन उसमें फेल हो गए, तो इस बार डिसाइड किया धीरे स्टार्ट करेंगे, लॉन्ग ब्रेक नहीं लेंगे, सिर्फ 4 मिनट की शॉर्ट ब्रेक लेंगे। हाथ फिर फटने वाले थे तो फोम पैड्स कस्टम बनवाए, गिनीज से अप्रूवल लिया और 19 जनवरी 2013 को वापस जिम में रिकॉर्ड तोड़ने आए। स्लो स्टार्ट किया, फोम पैड्स ने हेल्प की। पहले 600 पुलअप्स पर म्यूजिक लगवाया, माइंड साइबॉर्ग मोड में चला गया, ब्लिस्टर फिर फट गया, लेकिन इस बार मेंटली रेडी थे। जैसे जैसे घंटे बीते पेन और फटीग बढ़ गया, लोगों की आंखें उन पर थी, पर उन्होंने काम चालू रखा। फिर 4 पुलअप्स पर मिनट, कभी 3, कभी और कम, पर बंद नहीं हुए। स्टेफन हाईलैंड को माइंड में विलेन बनाया ताकि खुद को पुश कर सके। रात 3 बजे उन्होंने 4021 पुलअप्स कंप्लीट किए और रिकॉर्ड तोड़ दिया, पर बाहर सेलिब्रेट करने का मूड नहीं था, क्योंकि उनके लिए सक्सेस का मतलब बस यही नहीं था, उनका मिशन माइंडसेट था। फ्रिज कभी फुल नहीं होगा, जिंदगी में हमेशा नई चैलेंज ढूंढनी है, कुछ भी छोड़ा नहीं, खुद को प्रूव करते रहना है। सक्सेस मिलके भी खत्म नहीं होती। उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि रिकॉर्ड मिल गया तो भी गेम खत्म नहीं होता, क्योंकि असली रेस तो खुद से है, अपने लिमिट ढूंढना, हर एक एबिलिटी को आखिरी तक पुश करना, कभी भी कॉम्प्लिसेंट नहीं होना और हर फेलियर को एक नई स्ट्रेटेजी और माइंडसेट के साथ नेक्स्ट स्टेप बनाना। यही रियल सक्सेस है, अपनी नज़र में सबसे टफ इंसान बनना, चाहे दुनिया नोटिस करे या न करे। चैलेंज 10। अपने सबसे रीसेंट और सबसे दुख भरे फेलियर्स को सोचिए। अब डिजिटल पर मत लिखिए, एक जर्नल लीजिए, एक कॉपी और हाथ से लिखिए। पूरा प्रोसेस फील करिए, अपने खुद का आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाइए। सबसे पहले अपने फेलियर में जो भी अच्छा हुआ, छोटा हो या बड़ा, सब डिटेल में लिखिए। अपने आप के साथ ईमानदारी रखिए, क्योंकि अक्सर हर फेलियर में कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होता है। फिर सोचिए कि आपने अपने फेलियर को कैसे हैंडल किया, उसका आपकी लाइफ और रिलेशनशिप्स पर क्या इफेक्ट पड़ा। अब सोचिए कि जब आपने उस चीज़ की प्रिपरेशन की और जब आप कर रहे थे, उस वक्त आपका माइंडसेट कैसा था, हर स्टेप पे आप क्या सोच रहे थे। माइंडसेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं। फिर एक और बार अपने नोट्स देखिए और अब की बार सब कुछ लिख लीजिए जो गलत हुआ,
क्या फिक्स कर सकते थे। कोई सॉफ्ट कॉर्नर मत रखिए, अपने आप से ब्रूटल ऑनेस्टी रखिए, सब लिखिए, ढंग से स्टडी करिए, कैलेंडर खोलिए और तुरंत डिसाइड करिए कि अगली बार कब ट्राई करेंगे। अगर आपका फेलियर बचपन का है जो दोबारा हो नहीं सकता, तब भी रिपोर्ट लिखिए, क्योंकि उसमें जो सीख मिलेगी आगे के गोल्स के लिए काम आएगी। जब नेक्स्ट टाइम ट्राई करने जाइए तो अपने आफ्टर एक्शन रिपोर्ट हमेशा पास रखिए। अकाउंटेबिलिटी मिरर का यूज़ करिए, जो भी एडजस्ट करना है करिए। एग्जीक्यूशन के टाइम पे माइंड में 40% रूल, कुकी जार और कैलोज्ड माइंड याद रखिए। माइंडसेट को कंट्रोल करिए, सब पर काबू रखिए, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक माइंड गेम है। ये बात समझिए और अपना लीजिए। डेविड गॉगिंस अपने बुक के लास्ट चैप्टर व्हाट इफ में लिखते हैं कि रेस से पहले ही मुझे पता था कि मैं मुश्किल में हूं। बैड वाटर का कोर्स चेंज हो गया था और मैं अपने नॉर्मल वेट से 11 पाउंड्स ज़्यादा था। पिछले कुछ साल रनिंग में बेकार परफॉर्मेंस थी, पर फ्रोजन वाटर रेस जीत के लगा कि सब सही हो रहा है। फ्रोजन वाटर में 0 डिग्री टेम्परेचर, बर्फ और आइस थी, शूज़ भी सही नहीं थे। फिर भी मैंने दर्द और थकान को इग्नोर किया, अपने टेक्निक पे फोकस किया और रेस जीता। टोज बचे रहे। लग रहा था कि मेरी बॉडी वापस फॉर्म में आ रही है। फिर भी बैड वाटर की ट्रेनिंग के दौरान जब मैंने ओवर ट्रेंड था, नींद खराब थी, भूख नहीं लग रही थी, फिर भी ट्रेनिंग चालू रखी। रेस के 1 हफ्ते पहले मुझे सब अजीब लगने लगा। हार्ट रेट हाई था, थकान थी, वेट बढ़ रहा था। डॉक्टर्स ने कुछ खास प्रॉब्लम नहीं बोली, इसलिए रेस क्विट नहीं किया। बैड वाटर रेस के पहले क्लाइंब पर सब ठीक था, लेकिन उसके बाद बॉडी ने साथ देना छोड़ दिया। क्वाड्स में स्पाज्म, सांस नहीं आ रही थी। फाइनली 50 मील पे रेस छोड़नी पड़ी। अंदर से लग रहा था कुछ सीरियस गड़बड़ है। वेगस और शिकागो में डॉक्टर्स ने टेस्ट किया, पर सब नॉर्मल था, बस थायराइड थोड़ा लो आया। फिर एडिसन्स डिजीज बोलकर स्टेरॉइड्स दे दिए, लेकिन हेल्थ और बिगड़ती गई, दर्द बढ़ता गया। किसी को भी मेरी असली हालत पता नहीं थी, पर मैं अंदर ही अंदर टूट रहा था। कभी कभी लगता था बस अब द एंड है। इसी दर्द में सब कुछ छोड़ देने का मन कर रहा था। मैं अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोचने लगा। बचपन का अब्यूज़, ओबेसिटी, सर्जरीज, अपनी कमज़ोरियाँ जो ओवरकम की, सब याद आया। मैंने कभी अपने अचीवमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि दिमाग हमेशा अगले गोल पे था। पर अब जब लग रहा था कि लाइफ खत्म हो गई, तब ग्रेटिट्यूड में डूब गया। पहली बार अपने आप को और दूसरों को माफ़ किया। दुनिया, लोग, दुख, सब ने मुझे बनाया। और फाइनली एक शांति का एहसास हुआ। जितना पेन था उतना ही ग्रेटिट्यूड भी आ गया। फिर एक दिन रियलाइज़ किया कि बॉडी के नॉट्स जिसे मैंने इग्नोर किए थे, शायद मेरी प्रॉब्लम की जड़ है। एक स्ट्रेचिंग एक्सपर्ट जो की बात याद आई। उसने कहा था कि ओवर यूज के चक्कर में मसल्स पत्थर हो जाती हैं, ब्लड फ्लो रुक जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। पहले इग्नोर किया था, पर अब जब कुछ नहीं बचा था तो स्ट्रेचिंग स्टार्ट की। शुरुआत में सिंपल स्ट्रेचिंग भी इतनी पेनफुल थी कि बैलेंस भी नहीं बन रहा था, लेग्स फोल्ड करना भी मुश्किल था, पर मैं लगातार ट्राई करता गया। रोज 2 घंटे से लेकर बाद में 12 घंटे तक स्ट्रेच करता रहा, हर दिन पेन के थ्रू जाकर। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स दिखने लगी, नॉट्स धीरे धीरे कम होने लगे, एनर्जी वापस आने लगी, ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रही। स्ट्रेचिंग ने मेरी बॉडी को वापस खड़ा किया। अभी भी रोज करता हूं। मैं नवंबर 2015 में नेवी से चीफ के रैंक पे रिटायर हुआ। मैं अकेला इंसान हूं जो एयरफोर्स TACP का हिस्सा रहा। 3 नेवी सील हेलविक्स 1 साल में की, बर्ड्स और आर्मी रेंजर स्कूल दोनों कंप्लीट की। मिलिट्री मेरी पहचान थी। इसने मुझे स्ट्रांग बनाया और मैंने अपना सब कुछ दिया। मेरे जैसे और भी कुछ लोग थे। बिल ब्राउन जो पहले मार्जिनलाइज थे, अब फिलाडेल्फिया में लॉयर हैं। स्लेज जो पहले पीते थे, अब टॉप एथलीट हैं। मैराथन, साइकिलिंग, आयरन मैन सब कंप्लीट किया। शॉन डॉब्स सील नहीं बन पाए, पर ऑफिसर बन गए। आयरन मैन भी किया और अपनी हेल वीक वाली हार को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ गए। SBG अब नेवी में डेटा एनालाइज करते हैं।
और मेरी माँ ने भी अपनी लाइफ बदल दी। अब वो सीनियर एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं, डोमेस्टिक वायलेंस टास्क फोर्स पे काम करती हैं। मैंने भी अपने रिहैब टाइम में ईएमटी फिर से किया, फायर ट्रेनिंग की, फिर रनिंग में वापस आया, कई अल्ट्रा रेसेस जीती, फिर वाइल्ड लैंड फायर फाइटर बना मोंटेना में। लाइफ में अब भी स्ट्रगल था। एक दिन रात में मॉम के फ़ोन पे कॉल आई। भाई ट्रोनिस जूनियर थे, 15 साल से बात नहीं हुई थी। उनकी बेटी काइला को गोली लग गई थी, मर गई थी। जब हम वहाँ पहुँचे, ट्रोनिस जूनियर रोए। हमने सब पुरानी दुश्मनी भूल के उससे गले लगाया। तब समझ आया कि बुद्ध ने सही कहा था, लाइफ सफरिंग है। हर किसी को अपना दुख मिलता है, उससे कोई नहीं बच सकता। लोग कंफर्ट ढूंढते हैं, सेफ जोन बनाते हैं, हॉबीज फॉलो करते हैं जो आसान है। पर जब ये कंफर्ट लिमिट्स बन जाती हैं तो वही हमारा केज बन जाता है। कभी कभी इमेजिनेशन उस बॉक्स के बाहर जाती है, तब पेन होता है। जो इंस्पायर होते हैं वो पेन आते ही वापस कंफर्ट में चले जाते हैं और लिमिट्स और टाइट हो जाती हैं। जो बाहर टिकते हैं उन्हें और पेन मिलता है, पर वो बदल जाते हैं। पर सबसे बड़ा दुश्मन अपने दिमाग का डाउट होता है। जो आप खुद से बात करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डाउट सबको होता है, पर उससे लड़ने का तरीका है व्हाट इफ, यानी क्या पता हम कर पाए। ये सोच के इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगता है। व्हाट इफ सोच के अपने दुख, अपनी बुराइयां एक्सेप्ट करिए, उसे फ्यूल बनाइए और सपने पूरा करिए। दुनिया में जेलस लोग बहुत हैं, कभी कभी वो अपने क्लोज भी होते हैं। आप जब कुछ बड़ा करते हैं उनकी जेलसी खुद उनकी लिमिट्स दिखाती है, लेकिन जब आप अपने लिमिट्स तोड़ते हैं तो वो भी चेंज हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी बुक पढ़ के लोग अपने लिमिट्स देखें, तोड़ने की हिम्मत करें, चाहे जितना पेन हो, क्योंकि अगर माइंड को कैलोस कर लिया तो पेन भी हर्ट नहीं करेगा। लेकिन इस तरीके की जिंदगी में कोई एंडिंग नहीं है, ग्रोथ हमेशा चालू रहेगी। आज मैं 43 की उम्र में हूँ। स्ट्रेचिंग की वजह से पहले से फिट हूँ। जब जवान था तो हमेशा दर्द और स्ट्रेस में था। अब समझ आ गया कि बॉडी को कैसे हैंडल करना है। 2018 में फिर वाइल्ड लैंड फायर फाइटर बना। माउंटेन पर टीम के साथ फायर लाइन बनाई। हर दिन 18 घंटे काम किया, $12 पर आवर। टीम हार्ड थी, कोई कंप्लेन नहीं करता था। 43 साल की उम्र में भी मैं यंग लेड्स के साथ रन डिग रन करता हूँ। अब मैं रेस में और तेज भाग सकता हूँ, बिना किसी टेप या प्रॉप के। अब भी अंदर का पैशन जलता है, रेज एक्सेस करनी पड़ती है, पर वो अब भी है। मेरी हर स्ट्रगल, पेन और पैशन अभी भी मेरे साथ है। जो भी फेलियर्स या विंस आगे मिलेंगे, मैं फुल एफर्ट दूंगा। इम्पॉसिबल गोल्स सेट करूंगा, और जब लोग कहेंगे कि पॉसिबल नहीं है, मैं उनकी आंखों में देख के सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, व्हाट इफ। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई बुक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।